इन शॉर्ट मैं समझ पा रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मदर को बेबी से और बेबी को मदर से बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्ट करने में हेल्प करती है। करेक्ट करेक्ट, वैसे ही बोल रही है। वो मेरा पैशन है। ब्रेस्ट फीड कितना जरूरी है और क्यों जरूरी? सो देखिए, हमारी जो प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति, हमें वी आर मैमल्स, है ना। हाँ। सो मैमल्स हमें क्यों कहा गया है? बिकॉज हमारे पास मैमे है। मैमे यानी ब्रेस्ट। बहुत सारे मदर को ये भी आता है कि हर 5 मिनट में वो ब्रेस्ट चेंज करती है हाँ। और उसमें बेबी को भूख लगी ही रह जाती है। तो पता कैसे चले कि इसे भूख है क्या? हाँ, जब सक करता है बेबी तो बहुत पेन होता है। पेन नहीं होना चाहिए। पेन हो रहा है मतलब कुछ तो लैकिंग में इशू। बहुत सारे बच्चों में ये भी आता है कि दूध पिया और कुछ सेकंड में ही वो वोमिट कर देते हैं। तो जनरली दो चीजें हैं इसमें, एक है स्पिटअप्स, एक होता है वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग हम तभी कहेंगे अगर बेबी ने जितना मिल्क पिया है उसका 50% से बाहर निकल गया। मदर जो खाती है न्यू बॉर्न बेबी के टाइम पे तो वो बेबी में जाता है। तो मदर के खाने से बच्चे को कभी भी कुछ नहीं होगा। नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे मदर को जो स्टेट्स आता है न्यू बॉर्न बेबी के साथ बॉन्ड शेयर करना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि मैं बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रही। ये सिर्फ मेरा बेबी है, सब कुछ मैं करूंगी। कभी कभी हम अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस इतने हाई कर लेते हैं अपने आप से कि फिर अगर वो मीट नहीं हुए तो हम दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी आ जाता है कि ब्लेम दे दिया जाता है कि यू आर नॉट अ गुड मदर। बहुत बुरा फील होता है उसमें। जब दांत आने लगते हैं तो वो निपल को बाइट करते हैं और उस टाइम ना ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी इरिटेशन होता है या फिर टीथिंग का प्रोसेस चल रहा है तो इसलिए वो चबाने की कोशिश करते हैं। अभी जब ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ती जा रही है, हाँ एकदम सही बात है आपकी, बराबर। बच्चे रात को इतना रोते क्यों है? इस एज में बहुत हाईली डिमांडिंग और कंटिन्यूसली चिपक के बैठते हैं तो रोना आता है, ज्यादा होता है। हमारे यहाँ 12 डेज के अंदर नाभि के आसपास में बर्न किया जाता है। इतनी सारी परंपराएं ऐसी हैं कि जिनका कोई लॉजिक अभी सोचते नहीं है पेरेंट्स की। बहुत बड़ा स्ट्रगल चलता है मदर्स का ब्रेस्ट फीड छुड़ाना कैसे। तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे मैंने कहा कि ये नेचुरल है। जैसे आप अगर चिंपैंजी को देखिए, वो अपना बच्चा अपने साथ उठा के ही चलती है हमेशा। एक कॉन्सेप्ट है ब्रेस्ट मिल्क बैंक। तो ये ह्यूमन मिल्क बैंक में जो मदर्स को एक्स्ट्रा मिल्क है वो अपना मिल्क वहाँ पे डोनेट करती हैं। ऐसा आप सोचे कि बर्थडे में कोई हम मंथली बर्थडे का केक कट करते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप आपके बच्चे के नाम से वो डोनेशन कर दो मिल्क का। एक माँ के लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर न्यू मॉम टू बी और उनके फैमिली मेंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन सपोर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर रानी वालगुडे, जो एक एक्सपीरियंस लैक्टेशन कंसल्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट स्पेशलिस्ट और साथ ही एक लाइफ पर्पस कोच भी हैं। वो ना सिर्फ मदर को फिजिकली सपोर्ट देती हैं बल्कि इमोशनली और मेंटली भी एम्पावर करती हैं कॉन्फिडेंटली और इजी तरीके से मदरहुड को हैंडल करने में। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस, कॉमन मीथ और डाउट, प्रोटेक्शन टिप्स फॉर मदर्स और कैसे लाइफ कोचेस हेल्प कर सकते हैं न्यू मदर्स की जर्नी में। सो मॉम, डैड और जो भी पेरेंटिंग जर्नी पे हैं, ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं विथ डॉक्टर रानी वालगुडे। वेलकम मैम, हमारे नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पहला ही क्वेश्चन ये होगा कि आप बहुत सारे चीजों को कैरी कर रहे हैं, जैसे कि एक लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट भी हैं और एक पर्पस कोच भी है। तो ये लाइफ पर्पस कोच, तो इतने सारे आप हेड्स कैरी करते हैं, तो इसका मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है डॉक्टर मीना। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली मैं एक BHMS डॉक्टर हूँ, आई एम अ होम्योपैथ। तो उसके आगे जैसे जर्नी बढ़ती गई तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है एज अ आयुष मेडिकल ऑफिसर। लास्ट 17 ईयर्स का इधर एक्सपीरियंस है। फिर मैंने मेडिकल एडवाइजर के जॉब किए हैं इन इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद मैं पीडियाट्रिक्स में आई। जैसे पीडियाट्रिक्स में आई मैंने जाना कि कितने मदर्स है जिनको इतना ट्रबल है, बेबी को जो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही होता है। तो इस एरिया में अवेयरनेस करने के लिए, काम करने के लिए बहुत जरूरत है, ये मैंने जाना। तो मैंने फिर इसमें एक क्वालिफिकेशन अटेन किया। तो अभी मैं एक इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास ग्लोबल लाइसेंस है इसका। ओके। उसके बाद ही मैंने जाना कि कितने मदर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग का इशू नहीं है, उस टाइम पे इतने सारे बाकी भी इमोशनल इश्यूज होते हैं और इतना कुछ मन में चलता है जो वर्किंग वुमेन है। तो उन्हें ये सब सपोर्ट देने के लिए मैंने कुछ और अपग्रेड करना चाहिए खुद को, और इसीलिए मैं लाइफ कोचिंग में आई।
ओके तो उसके साथ ही मैं एक इन्फेंट मसाज थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं बेबीज को कैसे मसाज करना है घर में पेरेंट्स में वो सिखाती हूँ। बेबी वेयरिंग एक्सपर्ट भी हूँ कि बेबी को अपने पास आप कैसे कैरियर्स आप ले सकते हो, कैसे बेबी को अपने पास ही रख सकते हो, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही अपने आप आगे आगे होता गया कि होलिस्टिक अप्रोच हम कैसे कर पाए मदर्स के लिए। तो ये जर्नी रहा। इन शॉर्ट मैं समझ पा रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मदर को बेबी से और बेबी को मदर से बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्ट करने में हेल्प करती है। करेक्ट करेक्ट, मैं सही बोल रही हूँ? यस, वो मेरा पैशन है। हाँ, ये अगर हम पहले क्वेश्चन ले तो ब्रेस्ट फीड कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? सो देखिए, हमारी जो प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति, हमें वी आर मैमल्स, है ना। हाँ, सो मैमल्स हमें क्यों कहा गया है? बिकॉज हमारे पास मैमे है। मैमे यानी ब्रेस्ट। हाँ, मतलब हमारी जो प्रजाति है टोटल वो उस पर डिपेंडेंट है, उस वर्ड से वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा सर्वाइवल ही उस पर है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट। अब अभी के जमाने में हम डिलीवर कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, हमारे जैसे लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव टाइम में जाते हैं तो जो बच्चा जब बर्थ होता था कहीं जंगल्स में कहीं, तो वी आर बॉर्न टू ब्रेस्ट फीड। बिकॉज जो ब्रेस्ट के एरिया में जो स्मेल आता है एरियोला में, वही स्मेल एमनियोटिक फ्लूइड का भी होता है। अच्छा, तो बेबी जैसे बाहर आता है, उसे अगर टमी पे रखा जाए तो अपने आप क्रॉल करेगा ओके टू द ब्रेस्ट। ओके, तो इतना जादू ही मतलब हमको नेचर ने बनाया है। तो वी आर बॉर्न टू ब्रेस्ट फीड। नहीं, ये बहुत ही अभी बहुत ही नया चीज जानी कि अगर बेबी को बॉर्न होते ही अगर टम्मी पे रखा जाए तो क्रॉल होता है। जी, इसे ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं। अच्छा, इतना मैजिकल सब कुछ मतलब नेचर ने बनाया है। तो कम से कम इंटरवेंशन करेंगे तो नेचुरली ये सब सारी प्रोसेस होती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब इट इज द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू। अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग है। तो जितना जल्दी करे, अच्छा करे, सबसे बेस्ट है बच्चे के लिए। उसकी हेल्थ वाइज कन्वीनियंट है, कहीं भी कर सकते हैं, कोई कॉस्ट उसमें लगता नहीं है, ना खर्चा आता है, ना एनवायरनमेंट को हम पोल्यूट कर रहे हैं उसकी वजह से। तो सबसे कन्वीनियंट, सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन बच्चे के लिए। और ये कहा जाता है कि फर्स्ट मिल्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट। वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट गांव के साइड में मैंने देखा है, जाना है, बचपन में सुना था कि फर्स्ट मिल्क को हम हटा देते हैं। हाँ। वो देते नहीं थे। करेक्ट। वो कितना जरूरी है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर मदर अगर सिजेरियन में भी है तो कैसे हम उसमें हेल्प कर सकते? तो अनेक गलत धारणाएं ऐसी होती हैं कि ये विचेस मिल्क है, डायन का दूध है, हाँ। चीक मिल्क है, इसको देना नहीं है। हाँ। बट एक्चुअली उल्टा है। इसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं या फिर चीक वाला दूध कहते हैं। हाँ। तो ये दूध में ना कम अमाउंट में क्यों आ रहा है? आप सोचिए कि नेचर ने हमको ऐसा बनाया है। बेबी का जो स्टमक साइज है फर्स्ट डे सिर्फ चेरी जितना होता है ना, उतना साइज का होता है। 5 to 10 ml का कैपेसिटी होता है स्टमक का। हाँ। तो दूध उतना ही आता है जितना रिक्वायर्ड है। हाँ। तो इसलिए वो उतना आ रहा है। हाँ। प्लस वो दूध स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन उसका जो प्रोटीन कंटेंट है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो सबसे हाईएस्ट है टोटल ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में। ओके। तो इट इज द बेस्ट मिल्क। ये दूध अगर बच्चे को पिलाते हैं तो जॉन्डिस की संभावना बहुत कम हो जाती है, पीलिया कम हो जाता है बच्चे के लिए। और उसमें IgA नाम का एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो वो लेने से बेबी को इन्फेक्शंस लाइफ लॉन्ग कम होते हैं। ओके। तो वो पिलाना बहुत जरूरी है। डिलीवरी सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड है तो वो जल्दी शुरू कर सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल। बहुत सारे ये भी केस आता है कि शुरू में मिल्क सीक्रेट नहीं होते हैं। हाँ जी। तो हम बोतल के दूध, फार्मूला दूध, इस पे जाने लगते हैं। करेक्ट। तो हमें कितना वेट करना चाहिए? सिक्रेशन होता है लेकिन कम होता है, तो ये लगता है कि बेबी को पेट नहीं भर रहा है या क्या है, तो ये कैसे काम करती है? करेक्ट। तो यही बात है कि जैसे बेबी को जितना डिमांड होता है ना, उतना दूध बनता है। हाँ। ये कोलेस्ट्रॉम जो है ना, ये 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू होता है बनना। मतलब दूध बनने की प्रोसेस जो है पहले से शुरू हो रही है। दूध होता ही है, बस बिकॉज वो इतना स्टिकी है, इतना गाढ़ा है कि अगर हम प्रेस करें तो शायद दिखे नहीं। लेकिन बेबी जब सक करता है, उसके पास नेगेटिव प्रेशर है, वैक्यूम है, तो उससे मिलता ही है। तो अगर हेल्दी फुल टर्म बेबी है, वो सक कर रहा है, तो वेट एंड वॉच करना है। पहले 2-3 दिन कुछ नहीं करना है, वो मिल्क है जो है बेबी के लिए इनफ होता है। प्लस सपोजिंग कम हुआ भी तो बेबी के लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं। ओके। तो वो बेबी ब्रेक डाउन करता है और वो एनर्जी यूटिलाइज करता है, तो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो फर्स्ट 2-3 दिन कुछ नहीं करना है, जस्ट ब्रेस्ट फीड। जितना फ्रिक्वेंटली करेंगे उतना अमाउंट बढ़ेगा और बेबी को वो मिलता रहता है। कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें।
इससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि ये कहा जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा है अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या उस पीरियड में 6 मंथ के दौरान, तो ये कहा जाता है कि बच्चे को मिल्क नहीं मिल रहा है, हाँ, मतलब वो पेट नहीं भर रहा है उसको, तो आप कुछ तो कमी है। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे है? तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि मदर्स के लिए ना कि मतलब दुनिया में कुछ भी हो रहा हो उन पे ब्लेम करने की कोशिश सब लोग करते हैं। हाँ, और वो मेंटल स्टेट भी ऐसा होता है, हार्मोनल स्टेट ऐसा होता है कि माँ को भी लगता है कि सही है, ये लोग जो कह रहे हैं, मुझे जो ब्लेम दे रहे हैं वो सही है, और वो गिल्ट में जाती है। तो रोने के कारण अनेक हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लगी है, एक कारण है। ऐसा हो सकता है कि डायपर सॉइल्ड है, सुसु किया है, पॉटी किया है, या फिर जस्ट बच्चा अपने पास आपके पास आना चाहता है। तो ये अनेक अनेक रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सब हमें देखना चाहिए कि क्या रीजन हो सकता है। भूख तो बस एक उसमें से कारण है। तो पता कैसे चले कि इसे भूख है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। करेक्ट। इनिशियली बेबी दिखाता है, कुछ लैंग्वेज दिखाता है कि मुझे भूख लग रही है, तो रोने से पहले ही कुछ साइंस दिखाता है। इसे हम कहते हैं अर्ली फीडिंग क्यूज, कि मुंह में हाथ जा रहा है, जीभ बाहर आ रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे मुंह साइड में कर रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, मतलब भूख लग रही है। बॉडी जितना टाइट होगा उतना टेंशन है बॉडी में, उतना हंगर है। जैसे बेबी को दूध मिलता है वैसे ये हाथ आप ऐसे पुल करोगे ना, पहले तो एकदम ऐसे कर लेता है बच्चा, बाद में ऐसा रिलैक्स होने लगता है। ओके, तो ये साइंस में हमने फीडिंग करना है, रोने तक नहीं रुकना है। आप इमेजिन कीजिए कि सपोजिंग हमें कुछ चाहिए अपने हस्बैंड से, हम 2-3 दिन से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और थर्ड डे आएगा, लेकिन तब तक क्या होता है, नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए ये, बस ऐसा होता है। तो बच्चा भी जब रोता है तब वो मूड में नहीं होता है कि लैच करे, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या चाहिए, सक, स्वॉलो और ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन। जब बच्चा रोता है तो फिर अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता बिकॉज सांस लेना डिफिकल्ट होता है, तो उसे शांत करके ब्रेस्ट फीड करे। तो रोने का कारण हमेशा ये नहीं है कि दूध कम है। फर्स्ट जब शुरू होता है, फर्स्ट 1 मंथ जब सक करते हैं बेबी, तो बहुत पेन होता है। ये इशू मदर को बहुत होता है, और उस टाइम वो इतनी चिड़चिड़ हो जाती है कि एक तो बहुत सारे इश्यूज से वो उस समय नए एक बेबी आया है, एक एक्साइटमेंट भी होता है, सेम टाइम में उनको बहुत सारी चीजों से डील भी करना होता है। बहुत चैलेंजिंग टाइम है। हाँ, तो उस टाइम में एक वो भी पेन आता है, जब सक करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पेन आता है। तो वो क्या वो सही है, नॉर्मल है? उस टाइम में मदर क्या करे? तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग में पेन है मतलब कोई इशू है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी पेन फ्री। ओके, बहुत सी बार बोला जाता है कि नहीं अभी पेन होगा, बाद में नहीं होगा। वो नहीं, ऐसा नहीं है। पेन नहीं होना चाहिए। पेन हो रहा है मतलब कुछ तो लैचिंग में इशू है। अगर मदर की साइड से कुछ इशू है, बेबी की साइड से कुछ इशू है, या फिर पोजिशनिंग में इशू है, तो वो रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो सोर निपल्स हो रहे हैं, क्रैक निपल्स हो रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है जिसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है। पेन नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि मदर को निपल्स फ्लैट है। ऐसा हो सकता है कि बेबी को कोई टंग रिस्ट्रिक्शन है, मतलब टंग टाई है, लिप टाई है, तो वो पकड़ नहीं पा रहा है, या फिर दोनों सही है लेकिन वो ठीक से लगा नहीं पा रहे ब्रेस्ट पे। तो वो सपोर्ट मिलते ही, वो लैचिंग का इशू दूर होते ही पेन कम हो जाता है। तो पेन अगर 20 सेकंड से ज्यादा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है, देखने की जरूरत है। अगर 20 सेकंड्स में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, बहुत सारे बच्चों में ये भी आता है कि दूध पिया और कुछ सेकंड में ही वो वोमिट कर देते हैं। जी, बहुत ज्यादा आता है, और वो कंटिन्यूअसली 1-2 ईयर तक चलता है जब तक वो ब्रेस्ट फीड पे है। करेक्ट। तो ये भी कहा जाता है कि ज्यादा पी लिया है, या फिर कहा जाता है कि इसको बर्प नहीं कराया है। तो ये कैसे काम करती है? तो जनरली 2 चीजें हैं इसमें, एक है स्पिट अप्स, एक होता है वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग हम तभी कहेंगे अगर बेबी ने जितना मिल्क पिया है हाँ, उसका 50% से बाहर निकल गया, ओके, तो वो वॉमिटिंग है। हाँ, और वो 1-2 ओके है, उससे ज्यादा है तो दवाई की जरूरत है। तो उसके रीजन अलग है। स्पिट अप जो होता है ना, मतलब स्मॉल अमाउंट में दही जैसा बाहर निकल रहा है, ये एक्सेप्टेबल है। हाँ, वो तो बहुत सी बार जिन बच्चों को स्पिट अप ज्यादा होता है ना, तो हम देखा गया है कि मदर को कभी फास्ट सप्लाई अगर आता है, मतलब दूध बहुत फटाफट से आता है, उसे कहते हैं फास्ट लेट डाउन। तो फास्ट मिल्क आता है तो बेबी को फास्ट पीना पड़ता है, तो ज्यादा एयर अंदर जाता है गटक गटक करके, और फिर वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है बाद में, बिकॉज उसने फास्ट पिया तो बहुत एयर अंदर चला गया। ओके, ओके, तो वो बर्प के साथ बाहर निकलता है। ओके। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेबी प्रीटर्म है, तो जो हमारा फूड पाइप है और स्टमक है, इसके पीछे एक वाल्व है, तो इसोफेजियल वाल्व कहते हैं उसे। तो फुली अगर डेवलप क्लोज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर आता है। वो विद टाइम जैसे बेबी बैठने लगता है, खाना खाने लगता है, तो ये कम हो जाता है।
ओके बट जब तक बेबी का वजन सही से बढ़ रहा है तो ये स्पिटअप्स को हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ नहीं करना है। मतलब मिनिमम इंटरवेंशन कि कम से कम दवाई बच्चे को दी जाए, इसमें वोमिट में दवाई लगेगी। दवाई लगेगी। अगर मोर देन वंस ट्वाइस है दिन में, ज्यादा अमाउंट्स में आ रहा है, इसका मतलब उसका वेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि बहुत बाहर निकल रहा है, तो फिर दवाई की जरूरत है। उसका कारण क्या है वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मेरी जब बच्ची थी छोटी, तो जैसे ही मैं उसको पिलाती थी तब 5 मिनट के अंदर ही उसको वोमिट हो जाता था। मतलब हर टाइम, मतलब 2 o'clock हो 1 o'clock हो, मुझे पूरा टाइम क्लीन करते रहना पड़ता था कि मतलब अभी यहाँ पे ऐसे लेके बॉब करा रही हूँ, पूरा बाहर आ जाता था। और वेट गेन अच्छा था। वेट गेन अच्छा था, डॉक्टर से मिलती थी, उनका यही था कि कम पिलाओ। लेकिन बच्ची अगर रो रही है तो कम फिर तो नहीं कर सकते, बेबी हाँ। अपने हिसाब से पिएगा, क्योंकि उस टाइम वो हर 10 मिनट 20 मिनट में उसको नीड होती थी। अब पता नहीं चलता, जैसे फॉर्मूला मिल्क में हमें पता होता है कितना पिया है, कितना ml पिया है, हाँ। लेकिन मदर मिल्क का वो पता नहीं चलता कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली ब्रेस्ट फीडिंग ओवर फीडिंग नहीं होता है, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है वो करने में। अच्छा, तो बच्चा ऐसे ही नहीं पिएगा, अगर भूख नहीं है तो नहीं पिएगा। ओके। बस शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि उसने फास्ट फास्ट पी लिया और निकल दिया। हाँ, लेकिन डॉक्टर भी उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। मुझे वो 1.5 year लगा। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ। हाँ, सबसे ज्यादा नाइट टाइम में कभी डिफिकल्टी। शौक हो रही थी, कभी ब्रेस्ट पे बेबी नहीं, खांसी हो रही है, ऐसा नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था। शायद रिफ्लक्स पूरा होगा, वो भी एक कारण हो सकता है। हाँ, तो मदर मिल्क को हम जब इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या है, प्रोटीन, फैट्स, तो उससे जो कि बेबी को मिल रहा है हेल्प, तो उसकी डिटेल में जानना चाहूंगी। सो मदर्स मिल्क में एक तो है कि 88-90% वाटर है, हाँ, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी उन 10% में है। तो प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स तो है ही है, बट बाकी सारे ऐसे फैक्टर्स है कि एंजाइम्स कुछ होते हैं, कुछ मैक्रोग्लोबुलिन्स होते हैं, कुछ इम्यून फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से वो स्पेशल बनता है। स्टेम सेल्स होते हैं, तो स्टेम सेल्स का काम क्या होता है कि कोई भी कहीं भी इंजरी हो तो वो ग्रो करे, ओके, उस ऑर्गन को वापस रिपेयर करे। तो वो सिर्फ मदर्स मिल्क में होता है। ये एंजाइम जो होते हैं वो कोई भी बीमारी अगर है तो उसमें निपटने के लिए, फाइट बैक करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आइटम्स, ये जो है, ये सब ओनली मदर्स मिल्क में आता है। अगर सपोजिंग आपके पास 2 बेबी है तो एक टैंडम फीड कर रहे हैं, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा है, या तो फिर ट्विंस है, दोनों साइड फीड कर रहे हैं, तो एक साइड का मिल्क अलग आएगा, एक साइड का मिल्क अलग आएगा। ओके, तो इट इज टेलर मेड। हाँ, बिकॉज बेबी के माउथ में जो सलाइवा है, वो सलाइवा जब वहां पे रीच करता है एरियोला में, तो एक सिग्नल जाता है कि बेबी का रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा, और उस हिसाब से मिल्क बनता है। ओके, तो इतना मैजिकल है हमारा बॉडी, हाँ, कि जो बेबी को जो रिक्वायरमेंट है वही बनेगा, वैसा ही बनेगा। तो 1 month का मिल्क अलग होगा, 4 months का मिल्क अलग होगा, 7 months का मिल्क अलग आएगा। ओके, बेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होता है। बेबी बीमार है तो अलग आएगा। तो इट इज दैट इम्पोर्टेंट, और अलग इतना मैजिकल है। मतलब जैसे बता रही है, मैं ये तो मेरे लिए तो आई ओपनिंग है कि ऐसे वर्क करता है। और एक चीज और है कि जब मदर, ऐसा भी कहा जाता है कि मदर जो खाती है न्यूबॉर्न बेबी के टाइम पे, तो वो बेबी में जाता है। जैसे बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि ये फ्रूट नहीं है, अच्छा ये बैगन को कट करने की बात की जाती है जिससे एसिडिटी ना हो और बेबी को फिर वो टमी में पेन ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्या वर्क करता है? नहीं, आप सोचिए कि अगर लॉजिकली हम सोचे तो बच्चा जब मदर के पेट में है तब वो डायरेक्ट ब्लड फ्लो आ रहा है, हाँ, सब कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है, हाँ, तब तो कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, जब बेबी को डायरेक्टली पास होगा सब कुछ। अब जब बच्चा और मदर अलग है तो कोई कनेक्शन तो पाइप तो नहीं है ना कि यहाँ से कनेक्ट वहां होगा, ऐसा नहीं है। जो भी हम खाते हैं तो हमारे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर मिल्क बनेगा, मिल्क फिर बेबी के सिस्टम में जाएगा, फिर वहां से वो ऑब्जॉर्ब होगा। तो इतना लंबा वे है जाने का। तो मदर के खाने से बच्चे को कभी भी कुछ नहीं होगा, नो रिस्ट्रिक्शन। बट व्हाट वी एडवाइज इज कि वो ऐसा खाए कि वो हेल्दी रहे अपने आप के लिए, खुद के लिए। तो वो ऐसा खाना खाए कि वो बीमार नहीं पड़े। अच्छा, बिकॉज खुद बीमार हुए तो सब कुछ अफेक्ट होगा, फिर शायद बच्चा भी अफेक्ट हो, बच्चा भी बीमार हो, या फिर खुद फीड नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए। तो मदर का खाना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब दाल, चावल, सब्जी, रोटी, वेज, नॉन वेज, फ्रूट सब कुछ खा सकते हैं। जनरली हम बस कहते हैं कि आप अवॉइड कीजिए कि ठंडा खट्टा, ताकि कोई सर्दी खांसी आपको नहीं हो, और बाहर का नहीं खाए कि कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हो।
बट हेल्दी फूड खाइए। अगर आपके फूड क्वालिटी अच्छा रहेगा, आपके खाने में ज्यादा प्रोटीन रहेगा, तो बच्चे को ज्यादा वो मिलेगा। तो वो प्रोटीन में तो अच्छे क्वालिटीज आएंगे मिल्क में, उतना ही रिस्ट्रिक्शन है और कुछ भी नहीं। ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो बेबी में इम्यूनिटी बहुत ही डेवलप होता है, लेकिन अगर फॉर्मूला मिल्क पे रहते हैं तो उनका इम्यूनिटी लो होता है। तो ये कैसे वर्क करता है? तो ये थोड़ा सही है, बिकॉज देखिए अगर बेसिक डिफरेंस कहा जाए ना फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क में, तो ब्रेस्ट मिल्क एक लिविंग फ्लूइड है। इसमें लिविंग सेल्स है, WBCs है, जो सेल्स जा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जा रहे हैं, ये सारे लिविंग है। फॉर्मूला बन रहा है एनिमल मिल्क से, एनिमल प्रोटीन से है, लेकिन ब्रोकन डाउन प्रोटीन है। तो वो काफी डिफरेंस उसमें आ जाता है। उसमें ये लिविंग सेल्स नहीं है, तो वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगा बेबी को। बेबी को प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ मिलेगा, कैलोरीज मिलेंगे, इनफैक्ट ज्यादा मिलेंगे। जनरली फॉर्मूला फेड बेबीज जो होते हैं वो ओवर फेड होते हैं, हाँ, और ओबेस भी हो जाते हैं, जल्दी उनका वजन ज्यादा बढ़ता है। बट वो ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज हेल्दी होते हैं, लीन थिन होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वो डिफरेंस तो है इम्यूनिटी का, कि फॉर्मूला फेड बेबीज की इम्यूनिटी कम होती है। इनफैक्ट उनको और ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, ईयर के इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होते हैं, वेट जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, गैसेस ज्यादा बनते हैं। कुछ बेबीज को वो एनिमल प्रोटीन सूट नहीं करता है, ज्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं, कभी एलर्जिक रिएक्शंस भी आते हैं कि स्किन पे कोई एक्जिमा हो गया, ऐसा कुछ होता है। ओके। और एक मैं अपनी फैमिली का ही एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी कि ट्विंस हैं, नॉर्मल बेबी कंसीव होकर ट्विंस हुए हैं। तो एक बेबी को मदर मिल्क पसंद है, एक को नहीं पसंद है। इसका रीजन ये था कि मिल्क सप्लाई बहुत कम था, तो वो सिक्रेट बहुत कम हो रहा था। तो एक बेबी ने मदर मिल्क पकड़ लिया, एक ने फॉर्मूला, और दोनों ने अभी तक उसको रखा है। अभी 1.5 ईयर के हो गए हैं, लेकिन एक मदर मिल्क को टच भी नहीं करती है। तो हम वहां पे कहाँ पे लैक रहे कि हम मदर, मतलब एक तो पकड़ रहा है, दूसरा क्यों नहीं पकड़ पाया? तो अनेक कारण है कि हर एक बेबी का अपना एक कंफर्ट होता है, और हमारा खुद का भी होता है कि हम बेबी को कैसे पकड़ रहे हैं, क्या हैंडल कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि मदर को राइट हैंड से अच्छा जमता है, लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ने को होता है। कभी बच्चे का भी साइड प्रेफरेंस हो जाता है, कभी बच्चे को फ्लो अलग अलग प्रेफरेंस होता है, कि कोई स्लो फ्लो में पीते हैं, किसी को फास्ट ही चाहिए होता है। अगर उस ऐसे स्टेट में जल्दी बॉटल इंट्रोड्यूस किया, तो वो बॉटल प्रेफरेंस अगर आ गया एक बार, तो वो छूटना बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज फटाफट आ रहा है बॉटल से, ऊपर कर लिया ग्रेविटी से, मस्त मिल्क आ रहा है। तो ह्यूमन टेंडेंसी है जो आसान है वो हम चूज कर लेते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट पे आना नहीं चाहते। तो शायद वैसे कुछ हुआ होगा। हाँ, तो पोजिशनिंग का हो सकता है, लैचिंग का इशू हो सकता है, सप्लाई का इशू हो सकता है, और बॉटल का भी इशू हो सकता है। हाँ, तीनों 4 फैक्टर यहाँ पे आपने दिया हो सकता है। यहाँ पे एक रीजन ये भी आता है कि मिल्क सप्लाई की बात आपने कही। तो मिल्क सप्लाई अगर कम हो रही है तो हम उसको इंक्रीज कैसे करें, बूस्ट कैसे करें कि सप्लाई ज्यादा हो? करेक्ट। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि मिल्क सप्लाई बनना शुरू होता है 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मिड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर से ही बनना शुरू होता है। उसके आगे से फर्स्ट 2 डेज वो आता है, लेकिन थर्ड डे ऑनवर्ड्स इट इज फिर अपने आप जो शुरू होता है वो डिमांड एंड सप्लाई बनता है। जितना डिमांड दिखाएंगे उतना सप्लाई होता है। तो डिमांड का क्या मतलब है? जितना ब्रेस्ट खाली करे, जैसे यूनिवर्सल लॉ है कि जितना हम देते हैं उतना हम पाते हैं। हाँ, तो वैसे है वो कि मिल्क जितना ब्रेस्ट को ड्रेन करे हम, आइदर बाय द बेबी ने बहुत फ्रिक्वेंटली पिया और अच्छा आएगा, या तो फिर हैंड एक्सप्रेशन हाथ से निकाले, या फिर पंपिंग करे। जितना निकालते रहेंगे नया भरता रहेगा। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला योर मिल्क बढ़ाने का। फिर बाकी और क्या हो सकता है इसमें कि कुछ मेडिसिन होते हैं जो सप्लाई को हेल्प करते हैं। और क्या फैक्टर्स है इसमें सप्लाई कम होगा? तो अगर रात भर फीड नहीं कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है कि मदर थक जाती है। आजकल के मतलब कुछ मॉडर्न मदर्स ऐसे भी मिलती हैं कि सोचती हैं कि इक्वालिटी ये है कि मैं दिन में ब्रेस्ट फीड करूं और रात में कोई और फॉर्मूला हस्बैंड मेरे बेबी का टेक केयर करे और वो फॉर्मूला पिलाए। ऐसा भी कभी डिवाइड हो जाता है। या तो ग्रैंड पेरेंट्स कभी बच्चे को रहते रात में हम संभालेंगे, तो अगर रात में फीड नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं बढ़ता है। बिकॉज जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो दूध बनाता है वो 1 to 3 AM में ज्यादा हाई लेवल पे होता है, तो तब स्टिमुलेशन मिलना इंपॉर्टेंट है। तो नाइट फीड्स अगर स्किप किया तो सप्लाई में प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रेस लेवल आ गया, तो दूसरा हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन जो दूध बनाता है निकालता है ब्रेस्ट से, तो वो एक लव हार्मोन है। कोई भी वरी चिंता हो गई, कोई भी पेन हो गया, कोई भी स्ट्रेस लेवल हो गया, तो कॉन्फिडेंस कम है, डाउट है,
तो वो काम नहीं करता है। ओके। तो मदर को हमेशा मतलब उस माहौल वो जो है, वो एनवायरनमेंट जो है वो एकदम अच्छा होना चाहिए। तो उसमें ये कोई भी फैक्टर आ गया तो सप्लाई कम हो जाता है, स्ट्रेस से एकदम फटाक से कम हो जाता है। ओके। कुछ जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो अगर शुरू करते हैं तो सप्लाई ड्रॉप हो सकता है। ओके। अगर कोई चेंज इन प्लेस हो गया, सब कभी कभी ऐसा होता है कि पहले मैके में थे, ससुराल में जा रहे हैं, तो वो एक फैक्टर भी कभी कभी अफेक्ट कर जाता है। और कभी ऐसा होता है कि घर में इतना काम है या फिर बड़े बच्चे को भी देखना है, काफी 3-4 बच्चे हैं, बड़ों को देखना है, तो छोटे को देखने में, फीड करने में टाइम नहीं है, तो इसलिए भी वो सप्लाई ड्रॉप हो जाता है। कभी आईवीएफ प्रेगनेंसीज में कभी कभी इशू आता है, बिकॉज ये सब हार्मोनल है, दूध बढ़ने का जो फॉर्मूला है कि प्रोलैक्टिन ऑस्टोसिन अच्छा रहेगा तो ये अच्छा बढ़ता है। तो उसमें कोई हार्मोनल कोई इंजेक्शन से कभी कभी फिर वो अफेक्ट हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मदर ने बर्थ नहीं भी दिया है बच्चे को, बायोलॉजिकल हाँ, बेबी नहीं है, हाँ, अडॉप्टेड बेबी है, हाँ, तो भी उसको मिल्क आता है। हाँ, मतलब ये मुझे बहुत यूनिक लगता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रैंड मदर्स को भी आ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो कैसे काम? इट इज लव हार्मोन, जैसे ऑक्सीटोसिन काम करेगा तो मिल्क बढ़ता रहेगा। हाँ। और डिमांड एंड सप्लाई, हम्म, तो मिल्क बढ़ने के लिए मतलब यूट्रस की जरूरत नहीं है, बस ब्रेस्ट चाहिए और ब्रेन चाहिए। ब्रेस्ट से सिग्नल गया कि डिमांड है, वहां सिग्नल पहुंचता है, सप्लाई हो जाता है। जैसे वेट नर्सिंग का कंसेप्ट है ये, ग्रैंड मदर्स फीड करना, मौसी फीड करना, हाँ, या फिर पुराने एकदम जमाने में जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे वेट नर्सेस को हायर करते थे अपने बच्चों को पिलाने के लिए। अच्छा। तो ये इस टाइप का मतलब हमारे हिस्ट्री में रहा है कल्चर कि दूसरों के बच्चों को फीड करते हैं, तो मिल्क वैसे आता है। तो अडॉप्टेड बेबी होगा या फिर सरोगेसी में है, तो जितना स्टिमुलेट करेंगे ब्रेस्ट को, पहले से प्रिपेयर कर लो, कुछ हार्मोन्स मेडिसिन ले सकते हैं, पंपिंग शुरू कर सकते हैं जल्दी, और तब तक बेबी आने तक सप्लाई रेडी। और केसेस में ये भी होता है कि बेबी को बर्थ का टाइम है, 1 मंथ बिफोर ही मिल्क सीक्रेट होने लगता है। होने लगता है, करेक्ट। वो तो जल्दी ही शुरू होता है, फ्यू ड्रॉप्स आते रहते हैं। अच्छा, वो नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि बहुत स्टिमुलेट नहीं करे ब्रेस्ट को पहले से ही। हाँ। बिकॉज देखिए ऑक्सीटोसिन जैसे मैंने कहा कि मिल्क निकालता है बाहर, लेकिन वही हार्मोन है जो यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिलीवरी कराता है। हाँ। तो ज्यादा ब्रेस्ट को हैंडल पहले करेंगे प्रेगनेंसी में तो चांसेस होता है कि प्रीटर्म लेबर हो जाए, डिलीवरी जल्दी हो जाए। ओके। तो जेंटल सिर्फ ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है, कोई मसाज वगैरह या फिर दूध निकालने की कोशिश नहीं करनी है पहले ही। जैसे कि आप पेरेंटिंग कोच भी हैं, तो यहाँ पे मदर को जो स्ट्रेस आता है, जैसे आप बोल रहे हैं स्ट्रेस से भी मिल्क कम हो जाता है, तो स्ट्रेस ना आए इसमें हम कैसे करें कि न्यू बॉर्न बेबी के साथ बॉन्ड शेयर करना? बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि मैं बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ, मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, ये अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं? करेक्ट। तो सबसे पहला ये जानना इम्पोर्टेंट है कि जो कहते हैं कि इट नीड्स अ विलेज टू रेज अ बेबी, कि ये सिर्फ मेरा बेबी है, सब कुछ मैं करूंगी। कभी कभी हम अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस इतने हाई कर लेते हैं अपने आप से कि फिर अगर वो मीट नहीं हुए तो हम दुखी हो जाते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं। तो वैसा नहीं हो, ये मानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब मिलकर करेंगे। तो वो हस्बैंड है, पार्टनर है आपका, फैमिली है, आजू बाजू के लोग हैं, एक्सपर्ट्स है, तो सबसे मिलजुल के ये काम होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं हो, पहली बात। दूसरा क्या कि पहले ही अगर एजुकेशन है, एंटीनेटल अगर प्रेगनेंसी में आप जान दे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। जनरली 3 ट्राइमेस्टर्स का बहुत मतलब फोटोशूट हो जाता है और क्लासेस हो जाती हैं, ब्रीथ कैसे करना है, सब तैयारी हो जाती है, बस 4th ट्राइमेस्टर के क्लासेस नहीं होते। हाँ। और डिलीवरी के लिए ऐसे एपिड्यूरल है, हाँ। चाइल्ड बर्थिंग के लिए, डिलीवरी के लिए मिलता है एनेस्थीसिया। हाँ। बट बच्चा बड़ा करने के लिए कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई सलाह भी नहीं है। करेक्ट। तो वो एक्सपीरियंस से आता है, सबके साथ मिलके जब होता है तब वो सही से होता है। तो सपोर्ट ले सबका, कोई इश्यूज है तो वो इश्यूज डिस्कस करने के लिए अपने आसपास कोई लोग हो जो ट्रस्टेड हो, आपके फ्रेंड्स है। अभी इस मॉडर्न एरा में हम लोग जो विमेन है सब काम करती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना पैसा कमाती हैं। तो ये इनिशियली तो बहुत खुशी होती है बच्चा होने के बाद, वी सो हैप्पी। और जैसे घर जाने का टाइम आता है हॉस्पिटल से, तब थोड़ा सा एक ऐसे फीलिंग आता है कि छाती में कुछ पत्थर रख दिया किसी ने, अब मैं कैसे करूंगी इस बच्चे के साथ, और ये तो बात भी नहीं कर रहा है। हाँ। रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आता है, इसे कहते हैं बेबी ब्लूज। ये ट्रांजिशन है, आपके जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स जा रहे हैं और आपके वो रिप्लेस हो रहे हैं, तो ये थोड़ा लो फीलिंग आ जाता है।
तो ऐसे मदर को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जी। तो वो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि उसे बार बार बताया जाए कि हम सब साथ में हैं, आपके सब मिलके करने वाले हैं। उसके उसे जो इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड है वो जैसे बेबी केयर कैसे करना है, कितना फ्रिक्वेंटली फीड करना है, इसे नहलाना कैसे है, मसाज कैसे करना है, प्रॉब्लम आई तो क्या करना है, कब आपको हॉस्पिटल में आना है। तो बार बार वो अश्योरेंस देना भी इम्पोर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंट फील कर सके कि मैं घर जा रही हूँ तो मैं बच्चे का केयर कर पाऊंगी सबके साथ। तो जब भी स्ट्रेसफुल लगे तो वो स्ट्रेस का आउटलेट कोई ना कोई होना चाहिए, कि ब्रेक्स लेना इज नॉर्मल, कि वो गिल्ट नहीं आए कि मैं एक माँ हूँ और मैं कैसे बाहर जाऊँ और कॉफी पीऊँ, कैसे फ्रेंड से मिलूँ, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए, ना किसी ने उन्हें देना चाहिए कि ऐसे कैसे बच्चे को छोड़ के चली गई। तो जब बच्चा सो रहा है तो टेक अ ब्रेक, अपने फ्रेंड से बात कर लो, फ्रेंड से मिलो, किसी को घर पे बुलाओ, कभी आप बाहर चले जाओ, और कुछ नहीं तो जस्ट माइंडफुली एक वॉक कर लो पार्क में, फ्रेश एयर मिलेगा तो भी अच्छा लगता है। जी। जो अपने को पसंद है वैसे कुछ खाओ, अच्छा फीलिंग आता है। वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, आपके जो हॉबीज है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुछ रीड करना है, ऐसे कुछ करने से मन बहलता है, अच्छा भी लगता है, और आप वापस तैयार हो जाते हो अपने बच्चे की केयर करने के लिए। जी। लेकिन इसी फीलिंग में अगर रहते हैं कि बस मैं ही कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा है, समटाइम्स कभी मदर्स ऐसी भी आती हैं कि कहती हैं कि पहले हमारा लाइफ कुछ अलग था। रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत आते हैं इस टाइम में, बहुत स्ट्रगल हो जाता है कि हम एवरी वीकेंड हम लोग पहले बाहर जाते थे और हम पार्टी करते थे और हम ड्रिंक करते थे, लेकिन अभी विद द बेबी मैं अकेले घर में फंस गई हूँ और मेरे हस्बैंड सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे भी कभी कभी होता है और सबके साथ होता है, टेम्पररी ये सब फीलिंग्स आती है। बेबी से प्यार तो है ही है, हाँ। बट ये लो फीलिंग्स आ जाती हैं कभी कभी। तो इसमें काउंसलिंग का रोल है कि उन्हें बताया जाए कि उसमें पॉजिटिव साइड्स क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है बेबी आपके साथ होने के, आपका प्राइमरी इंटेंशन क्या होना चाहिए, प्लस आप इसके साथ एंजॉय भी कैसे कर सकते हो। तो वो सब उनसे बात करना, अप्रिसिएशन देना उनको कि जो वो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत बेस्ट कर रही है, इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी स्ट्रगल में लिसनिंग ईयर देना इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं कोचिंग में आई कि मैंने जानना कि ये मदर में जो फील कर रही है वो मदर्स, उनको सुनने के लिए कोई नहीं है, वो किसी से खुल के बात नहीं कर पा रही है। हाँ। तो सुनना इम्पोर्टेंट है, वो क्या फील कर रही है। हाँ। और बहुत सारे केसेस में ये भी आ जाता है कि ब्लेम दे दिया जाता है कि यू आर नॉट अ गुड मदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आ जाता है शोल्डर पे ना एक मदर को, क्योंकि वो रात और दिन मतलब हर चीज वो कर रही है। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जैसे कहा भी जाता है कि ह्यूमंस एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कहा जाता है, लेकिन समाज में ना रह के अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रह गए, दो लोगों के बीच में रह गए हैं। तो उस सिचुएशन में हम बहुत ही अकेला फील करते हैं, और उस सब बच्चे को मेंटेन करते हुए ये ब्लेम आ जाना शोल्डर पे कि आप एक अच्छी माँ नहीं, बहुत बुरा फील होता है उसमें। और इसी अगर ये वातावरण हमेशा रहेगा घर में तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अगर वो गिल्ट बहुत डीप रहता है, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तभी होगा पहले 1-2 महीने, सालों साल चलता है। हाँ। वो जो फीलिंग है ना कि मैं कम हूँ, जो लोग कराते हैं वो बहुत डीपली रहता है और बाद में भी होता है। तो उनसे बात करना, उन्हें बताना कि कोई देयर इज नो परफेक्ट मदर, देयर इज नो परफेक्ट पेरेंट। जो हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट ही करती है, ये उनको बार बार बताना कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है आपकी सिचुएशन में। किसी का जर्नी अलग होगा, किसी का जर्नी अलग होगा, कोई बच्चा अलग होगा, उसका बिहेवियर अलग है, उसका वेट अलग है, उसका एज ऑफ लाइफ अलग है। तो वो बच्चे को ये हो रहा है, उसकी माँ वैसे कर रही है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये हम कंपेयर ही नहीं करें। हर एक का जर्नी अलग अलग है, चैलेंजेस सबको आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं। तो उसमें जो माँ करती है वो हमेशा बेस्ट करती है। तो उन्हें वो अप्रिसिएशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गिल्ट नहीं दिया जाए। उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि ये गिल्ट हमेशा बाद में भी आएगा। पहले आएगा बेबी के केयर करने के लिए, फीडिंग के लिए, बाद में फिर मैं तो जॉब पे जाना पड़ रहा है, मुझे तो छोड़ के जा रही है ये तो, फिर घर पे है तो सिर्फ घर पे है तो इतना क्यों नहीं कर पा रही है, ऐसा भी होता है। बाद में बच्चा स्कूल में जा रहा है, मार्क्स कम पड़ रहे हैं, ये मदर का प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत गिल्ट हमारा समाज देता है माँ को। बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये माँ पे आता है जी। और जो भी अच्छा हो रहा है फिर वो फादर या फिर जीन्स से आ रहा है, या फिर किसी और ने सिखाया है, टीचर्स ने सिखाया, घर में सब लोगों ने सिखाया, क्लासेस में सीखा, ऐसा हो जाता है। तो वो माइंडसेट से बाहर निकलना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक जर्नी सबके साथ मिलके होती है बच्चे को बड़ा करने वाली जी, कि उसमें जो खूबियां है उसको हम अप्रिशिएट करें, माँ की जो खूबियां अप्रिशिएट करें, जो
पॉइंट्स है टू इम्प्रूव, वो सब मिलके करे, यहाँ तभी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मदर को लोनली फील करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और हाँ। इसलिए हमने ना सपोर्ट ग्रुप शुरू किया है, हाँ। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि कोई हल नहीं ना मिले, लेकिन एटलीस्ट मदर को ये फील होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत सी मदर्स मतलब सेलिंग इन द सेम बोट, बहुत से लोग हैं। अभी जैसे हम एक्सपर्ट्स हैं या फिर फ्रेंड्स भी हैं, तो वो 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकते नहीं। कभी किसी के लिए। हाँ। तो ये सपोर्ट ग्रुप्स में क्या होता है कि जो भी उनको लगता है वो 24/7 डाल सकती है ग्रुप में, चैट व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कोई भी लगता है वो एक्सप्रेस कर सकती है, तो एक्सप्रेशन से ही आधा बर्डन कम हो जाता है। हाँ। फिर कोई और भी जग रहा है, दिन रात फीड कर रहा है, किसी और को भी प्रॉब्लम्स है, वो भी सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और तब इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, मदर्स आपस में बात करती है और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इसमें होती है। जी बिल्कुल, मैं ये इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी कि ये जो ग्रुप है आपका, जी। इसमें बहुत मदर्स को हेल्प मिलेगी कि कनेक्ट होंगे और हेल्प मिल सकता है। मिल्क सिक्रेशन के लिए कोई स्पेसिफिक फूड होंगे जिसके लेने से हम ज्यादा सिक्रीट हो सकता है हमें? जी, सो प्राइमरी जैसे हमने कहा फीडिंग इज इम्पोर्टेंट, हाँ। जितना फ्रिक्वेंटली करेंगे उतना बढ़ेगा। हाँ। बाकी कुछ ट्रेडिशनल हमारे इंडियन फूड होते हैं, उसमें शतावरी पाउडर है, कल्प है, तो वो हेल्प करता है। हाँ। सबसे बेस्ट होता है मोरिंगा लीव्स, यानी जो शेवगा होता है ना, ड्रम स्टिक, हाँ। हाँ। उसके पत्ते बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। अच्छा। तो उन पत्तों की कोई भी रेसिपी आप बना सकते हो, जैसे कि आपने दाल में डाल दिया उसे, या सांबर में एड अप किया, या पराठा बना लिया, या फिर जो बाजरे का आटा होता है उससे थाली पीठ काइंड ऑफ बना सकते हो आप। तो वो फूड में आप ले सकते हो। अगर ये पत्ते अवेलेबल नहीं है फ्रेश, तो उसकी पाउडर मिल जाती है, मोरिंगा पाउडर। हाँ। तो वो मदर्स ले सकते हैं गर्म पानी में मिला के सुबह सुबह। मेथी के जो बीज होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स, वो ले सकते हैं, रात में भिगो के सुबह लेना है, तो ये काफी हेल्प करता है। जो गार्डन क्रेस सीड होते हैं, जैसे हलीम या हरीफ कहते हैं हिंदी मराठी में, तो वो सीड से भी काफी हेल्प हो जाती है। जो एडिबल गम होता है, डिंक, उसके लड्डू जो होते हैं, गोंद के लड्डू, वो भी हेल्प करते हैं। तो लैक्टेशन सप्लाई भी बूस्ट होता है, मदर की ताकत भी उससे बढ़ती है। जैसे उसमें सब में कैल्शियम बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं कुछ सीड्स में, तो ये सब पे मदर का हेल्थ भी बढ़ता है और सप्लाई भी बढ़ता है। तो ये सब भी ले सकते हैं। प्लस कुछ दवाइयां भी होती हैं जो दी जाती है इसमें, अकॉर्डिंग टू उनके नीड के अनुसार। हाँ। बहुत सारे मदर को ये भी आता है कि मतलब हर 5 मिनट में वो ब्रेस्ट चेंज करती है। हाँ। और उसमें बेबी को भूख लगी ही रह जाती है। मैंने जहां तक नोटिस किया है इस चीज को कि वो ब्रेस्ट फीड के लिए टाइम देना होता है। वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा कि मतलब मुझे जहां तक पता है कि पानी जैसा मिल्क आता है, करेक्ट, फिर उसके न्यूट्रिशियस मिल्क आते हैं। सही है, ये क्लियर करना एकदम सही है। तो जो ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट में 2 टाइप का मिल्क आता है, जैसे आपने कहा इनिशियली जो आएगा पानी जैसा, इसे फोर मिल्क कहते हैं। हाँ। जो पीछे से आएगा वो गाढ़ा होता है, तो हाँ। हाइंड मिल्क कहते हैं। अच्छा। तो फोर मिल्क बेबी के प्यास के लिए है, जो हाइंड मिल्क है उसका वजन बढ़ाता है। तो अगर फ्रीक्वेंटली स्विच करेंगे तो क्या होगा, बेबी को सिर्फ फोर मिल्क मिलेगा, तो वजन सही से नहीं बढ़ेगा, कैलोरीज भी कम मिलेगी। कभी कभी फोर मिल्क से डायरिया भी हो जाता है, कंटिन्यूअस डायरिया, और उसके बहुत ही पेनफुल रैशेस भी हो जाते हैं उसकी वजह से। तो आइडियली ये है कि आप एक ब्रेस्ट एम्प्टी करो, फिर दूसरा ऑफर करो अगर जरूरत है तो। बहुत सी बार एक फीड में एक ब्रेस्ट, अगली फीड में दूसरा ब्रेस्ट दे सकते हैं। ओके। तो एम्प्टिंग ऑफ वन ब्रेस्ट। तो फिर अभी बहुत सी बार फिर क्वेश्चन आता है कि कितने बजे ये फॉर्मल का आता है, कितने टाइम के बाद हैंड मिल्क आएगा। तो ऐसा कोई टाइम स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं है। जैसे बेबी फीड करता है वैसे अंदाजा आता है। जैसे कि बेबी ने 15-20 मिनट पी लिया, उसके बाद बेबी बहुत फंसी हो रहा है ब्रेस्ट पे, बार बार छोड़ रहा है, तो आप स्विच करो। या तो फिर आपको फीड के पहले हैवी लगता है, फीड के बाद से थोड़ा सा एम्प्टी लगता है, हल्का लगता है ब्रेस्ट, तब आप स्विच कर सकते हो अगर जरूरत है तो। और बहुत टाइम में बेबी सक करते ही रह जाते हैं। हाँ जी, वो मदर को छोड़ते ही नहीं है। तो उसमें ये भी मदर को आता है कि ये बेबी का पेट नहीं भरा है, तो मैं वहीं और कुछ में जाऊं। तो क्या सच में वो बेबी को नहीं होता है फीड प्रॉपर? जनरली जब बेबी को अच्छा फीड मिलता है तो बेबी खुद से छोड़ देता है ब्रेस्ट। कभी कभी सकलिंग ऐसा होता है कि सिर्फ कंफर्ट के लिए होता है। ओके। तो जब अच्छा ब्रेस्ट फीड सकलिंग होता है ना, जब मिल्क ट्रांसफर हो रहा है, तब बेबी का जॉ मूवमेंट और ब्रेस्ट का मूवमेंट भी आता है, ये दोनों मैच करता है। हाँ। जब ब्रेस्ट का मूवमेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ जॉ मूवमेंट हो रहा है, मतलब बेबी सिर्फ कंफर्ट सक कर रहा है, मिल्क ड्रॉ नहीं कर रहा। ओके। तो बच्चा कभी भी बीमार है या फिर ग्रोथ स्पर्ट में है, तब बहुत सी बार ऐसा होता है कि बेबी बहुत फ्रीक्वेंटली फीड करता है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट जनरली आते हैं 3rd वीक ऑफ लाइफ, 6 वीक्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के एज में। तो ये 2 to 5 days चलता है कि बेबी कंटिन्यूअसली फीड डिमांड कर रहा है।
लेकिन सप्लाई होता है, लेकिन मदर को ऐसा फीलिंग आता है कि शायद ये फ्रिक्वेंटली फीड कर रहा है इसलिए मेरा सप्लाई कम हो गया, ओके। इसको नहीं मिल रहा है। बट ये एक फेज होता है बस, जब तक बेबी का वेट बढ़ रहा है, बेबी यूरिन अच्छा कर रहा है, मतलब उसे दूध मिल रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। और कभी कभी मदर को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं पेन होने लगता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम के दौरान, और कुछ ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में ही कहीं स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है, ये सक करने के दौरान नहीं, लेकिन उस पीरियड में न्यू बॉर्न को जब पिला रही है तब उसमें पेन होता है, तो वो हम ब्रेस्ट में पेन नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी ऑक्सीटोसिन आएगा ना ब्लड में, तो ये पल्सेस में आता है, मतलब बीच बीच में आता है ब्लड फ्लो में, तो जब ऑक्सीटोसिन का लेट डाउन होगा तब एक करंट जैसा फीलिंग आता है टेम्पररी, या फिर कैसा टिंगलिंग जैसा फीलिंग आएगा, तो दैट इज नॉर्मल। बट अगर पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, प्रॉपर टिश्यू में पेन है, इसका मतलब कोई ट्रबल है। तो इधर कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सा मदर्स को ज्यादा मिल्क की वजह से लीकिंग होता है, तो वो लीकिंग वहाँ पे अगर बहुत मॉइस्चर होता है तो फंगल इन्फेक्शन ग्रो होता है, तो उसमें बर्निंग जैसा पेन, जलन होती है ब्रेस्ट में, वो पेन होता है। कभी कभी मिल्क वहाँ पे ब्लॉक हो गया, ब्लॉक डक्ट हो गया, तो पेन आएगा, वहाँ पे लम्स बनेंगे तो पेन होगा, तो उसका ट्रीटमेंट करना फिर जरूरी होता है। और जब दांत आने लगते हैं तब वो निपल को बाइट करते हैं, हाँ। और उस टाइम ना ब्लड आना शुरू हो जाता है, हाँ। तो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करें? तो ये जो प्रोसेस है ना कि दांत आएंगे तो फीडिंग बंद करना है, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो फीड करते हैं ये अपने टंग और पैलेट के बीच में ब्रेस्ट को पकड़ के सक करते हैं, लेकिन कभी कभी इरिटेशन होता है या फिर टीथिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए वो चबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम में बेबी का उतना एज होता है कि वो समझ पाए हम क्या कह रहे हैं। सपोजिंग माँ बहुत जोर से चीखी, तो क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बेबी पे और ब्रेस्ट छोड़ देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक पे चला गया, मतलब फीड नहीं करता है 3-4 दिन, तो इसलिए चीखना नहीं है कभी भी कि बेबी सडन शॉक में नहीं चला जाए, बट उससे बात करनी है, उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, लिटिल फिंगर ऐसे गम्स के बीच में डाल दीजिए कॉर्नर में, तो छूट जाता है। आपको पेनफुल लगता है, छुड़ाओ उसे और उसे बताओ कि ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा करोगे तो मुझे दर्द होता है, दर्द होगा तो आपको दूध नहीं मिलेगा। तो बार बार ऐसा बताने से और हटाने से बेबी को समझ में आता है कि ये रिएक्शन, अगर मैं ऐसा करूंगा एक्शन, तो इसका रिएक्शन ऐसे होगा, और फिर बाद में बाइटिंग नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात बताया आपने कि उसको हटाओ, उस टाइम में नहीं पिलाना है, तो ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कंफर्ट हो जाते हैं वन साइड ब्रेस्ट फीड करने के लिए, तो उसमें होता है कि बहुत टाइम में देखा जाता है कि वन ऑफ द ब्रेस्ट थोड़ा सा से बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, बहुत सारी मदर इससे कनेक्ट हो पा रही होंगी, तो उस पे हम कैसे काम करें? तो ये ब्रेस्ट प्रेफरेंस कभी आता है बिकॉज हैंडलिंग की वजह से, कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल है वहां पिलाने के लिए, या फिर वहां का सप्लाई अलग अलग है, जहाँ सप्लाई ज्यादा है वहां पे बेबी ज्यादा फीड करेगा, तो क्या होगा, वहां का सप्लाई और बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा आप ऑल्टरनेट साइड से चालू करो। अगर आपने इस बार राइट ब्रेस्ट पे फीड किया है तो नेक्स्ट टाइम आप लेफ्ट से चालू करो, तो इक्वल स्टिमुलेशन मिलेगा, तो सप्लाई बढ़ेगा। सपोजिंग ऐसा पहले नहीं हुआ है और अभी आपको लग रहा है कि नहीं ये तो प्रॉब्लम हो गई है, तो जहाँ पे कम पिलाते हैं वहां पे ज्यादा पिलाओ, तो वहां का सप्लाई और इंक्रीज होगा, तो ब्रेस्ट टिश्यू भी इंक्रीज होगा। ज्यादा पिलाएंगे वहां का साइज बढ़ेगा, प्लस जब फीडिंग स्टॉप करेंगे वहां पे भी ब्रेस्ट अनइक्वल दिखेगा। थोड़ा सा डिफरेंस तो नेचुरली भी होता ही है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आए, इसलिए इक्वल फीड करना इंपॉर्टेंट है कि ऑल्टरनेट साइड से ही चालू करना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो प्रेफरेंस में ऐसा होता है कि बेबी एक साइड पे बिल्कुल भी फीड नहीं कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फुटबॉल होल्ड करके एक होल्ड होता है, कि जैसे बेबी को आपने यहाँ से पकड़ लिया, तो वही आप साइड से ऐसे पकड़ लो, तो बेबी का वही गाल आपको टच करेगा, बेबी का वही साइड टर्न होगा, तो उसमें बेबी को इतना पता नहीं चलता है कि लाइक फूलिंग द बेबी कि आपने वही वैसे ही फिर उसको पकड़ा है, और लेकिन साइड चेंज कर लिया आपका। अच्छा, तो वो फुटबॉल वाली होल्ड पोजीशन जो होती है वो हेल्प करती है इस फेज में। बिल्कुल। सपोजिंग बेबी बिल्कुल भी लैच नहीं कर रहा है वहां पे, तो फिर पंपिंग करना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पंपिंग से मिल्क वहां का बढ़ेगा, तो साइज वापस सही होगा उसका। वर्किंग मॉम जो है अभी ब्रेस्ट फीड जो कराती हैं, तो ब्रेस्ट पंप पे भी जाती हैं और फॉर्मूला पे भी जाती हैं, तो और वो उनको एक रहता भी है कि हम उनको पिलाएं, ब्रेस्ट फीड कराएं, लेकिन अगर हम पंप करके रख रहे हैं तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए कि आप अगर होल डे नहीं हो, आप मॉर्निंग में करके गए हो, होल डे के लिए बेबी के लिए मिल्क चाहिए, तो आप कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं और कैसे उनको देना है, कितनी मात्रा में देना है, तो वो कैसे हम मैनेज करें? करेक्ट।
सो इसके लिए हमें बेबी का एज भी ध्यान में रखना होगा। अगर 6 अपने यहाँ पे तो जो वर्किंग जॉब वाली मदर्स जो है उनके लिए तो 6 महीने का छुट्टी होता ही है, जब एक्सक्लूसिव ओनली ब्रेस्ट फीड पे बेबी रहेगा। 6 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे तो बेबी खाना भी खाता होगा, हाँ, तो फीडिंग का डिमांड कम है, तो उस हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। लेकिन ऐसे ही मदर्स है जिनका खुद का बिजनेस है, खुद का काम है, तो जल्दी ज्वाइन बैक करना पड़ता है उन्हें, तो उनके लिए ज्यादा वर्कअप होता है इसमें। तो जब भी ज्वाइन करना है वर्क, उसके 15 डेज पहले से ही आपको तैयारी करना है। ओके, तैयारी में क्या होगा, सबसे पहला कि बेबी का केयर टेकर कौन होगा, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फैमिली मेंबर होगा या बाहर का कोई होगा। तो आपको रूटीन ऐसा सेट करना है कि आप जाने के बाद भी वो आपको टेंशन नहीं रहे पीछे कि क्या हो रहा है, कि वो ठीक से वो रूटीन में बेबी को फीड कर पाए। फिर आप उसी 15 डेज में आप आपका स्टॉक बना सकते हो पंप करके मिल्क का, जो आपके एब्सेंस में यूज किया जाए। तो ब्रेस्ट मिल्क अगर पंप करेंगे या हाथ से एक्सप्रेस करेंगे तो आप रूम टेम्परेचर रख सकते हो 4 to 8 आवर्स। अगर आप मिनिमम कंसिडर करते हैं तो 4 आवर्स वो सेफ है। फ्रिज में रख सकते हैं 1 to 3 डेज। ओके, सेफेस्ट इज 24 आवर्स। तो फ्रिज में वो रख सकते हैं फॉर 24 आवर्स। फ्रीजर में 1 to 3 मंथ्स। 1 मंथ तो एकदम ही सेफ है, बट एट -20 डिग्रीज। ओके, तो जब भी फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं उसमें ख्याल क्या रखना है कि लाइट नहीं जाए, बिकॉज मिल्क एक बार फ्रोजन है, उसको थॉ कर लिया तो आपको उसको यूज ही करना है या डिस्कार्ड करना है, आप उसको रीफ्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर लाइट चली गई और मिल्क थॉ हो गया हाँ, तो फिर आप उसको वापस फ्रीज नहीं कर पाओगे। ओके, सपोजिंग फ्रिज में रखा हुआ मिल्क है और मैंने अभी यूज करना है, तो उसको यूज कैसे करेंगे कि जो मिल्क निकाला है उसे आप बड़े कटोरी में डिप करो गर्म पानी में। तो छोटा कटोरी बड़े कटोरी में डिप करेंगे और उसको लिक्वार्म करके पिलाएंगे। लेकिन कुछ बच गया तो उसे रीफ्रीज वापस फ्रिज में नहीं रख सकते। ओके, तो आपको उतना ही निकालना है जितना पिलाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप मिल्क फ्रीजिंग बैग्स मिलते हैं, कोई भी ब्रांड का चलेगा, तो ये छोटे छोटे अलिक्विड्स में आप स्टोर करो, ताकि सपोजिंग आपने आधा लीटर एकदम स्टोर कर लिया और आपको पिलाना है बस 100 ml, तो वो सब खराब हो जाएगा। जी, तो छोटे छोटे क्वांटिटीज में आप स्टोर करोगे तो आप थोड़ा ml थोड़ा जितना रिक्वायर्ड है उतना आप निकाल पाओगे। जी, तो उस हिसाब से आपको करना है। सपोजिंग फ्रोजन है, फ्रीजर में मिल्क है, और आपका प्लान है कि मैं कल दिन भर नहीं हूँ घर पे, तो उसको फ्रिज में निकाल के रखना है। तो 24 आवर्स वो फ्रिज में रहेगा, क्योंकि वो लिक्विफाई हो जाएगा। फिर जब भी चाहिए बाहर निकालो, फीड करो। नॉर्मल मतलब उसको गर्म करने की जरूरत, गर्म पानी में रखना है उसको, पर डायरेक्टली हीट नहीं करे, डबल बॉयल काइंड ऑफ गर्म पानी में डिप करे और उसे फीड करे। हाँ, तो लेकिन इसमें एक भी ये भी पॉइंट है कि आपके पास स्टॉक है वो फीड किया जाएगा। प्लस बेबी का जो खाने का टाइम है वो 2 बार खाना दे सकते हैं 8 घंटे में, 2 बार मिल्क दे सकते हैं रिक्वायर्ड है तो। जब भी वापस आएंगे तो आपको ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना है। ओके, प्लस जब भी ऑफिस में होंगे तब आपको मिल्क एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप 8-9 घंटे नहीं हो और तब मिल्क ड्रेन नहीं हुआ ब्रेस्ट से तो सप्लाई धीरे ड्रॉप होगा। ओके, तो उस आपको आपके एम्प्लॉयर से बात करना होगा पहले से ही, क्या क्या हमारे यहाँ लैक्टेशन कोई रूम है, फीडिंग का प्राइवेसी है क्या, या फिर कोई पंपिंग स्टेशन है क्या, कोई फ्रिज है क्या स्टोर करने के लिए, क्या ये अवेलेबल हो सकता है, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से ऑफिस में आजकल ये सब मिलता है, अवेलेबल होता है। तो ऑफिस में पंप करके रखे और सपोजिंग 4 घंटे में भी 4 आवर्स कर सकते हैं, पंप करके उसे स्टोर कर दो फ्रीजर में, फ्रिज में। अगर नहीं पॉसिबल होता है तो आप आइस बैग्स भी कैरी कर सकते हैं, उसमें रख दो। लाने के बाद फिर आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करो, वो वाला मिल्क फ्रिज में रख दो, ताकि आपके एब्सेंस में वापस वो यूटिलाइज हो जाए। सपोजिंग वो भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जम रहा है, जरा भी प्राइवेसी नहीं है, तो भी एटलीस्ट वॉशरूम में जाके मिल्क एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नहीं निकालेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा। और नहीं निकालेंगे तो कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। और उसमें फिर मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो मिल्क जैसे अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है ग्रो करने के लिए, हाँ, वैसे ही मिल्क एक अच्छा माध्यम है ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया। तो स्टैग्नेशन हो गया कभी भी मिल्क का तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, तो वैसा हुआ तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, मैस्टाइटिस। अगर ये इन्फेक्शन को भी हम प्रॉम्प्टली ट्रीट नहीं करें तो उसमें फिर पस बनने लगता है, तो कभी कभी उसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है और बहुत पेनफुल हो जाता है ये सब। और ये भी है कि अगर ब्रेस्ट अगर एक मिल्क है उसको हम सिक्रीट नहीं करें तो उससे कैंसर होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। अभी जो ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ती जा रही है, हाँ, उसमें एक ये भी रीजन आया है कि हम ब्रेस्ट मिल्क, अभी बहुत सारे मदर है वर्किंग है और वो बाहर जाके काम कर रही हैं, जिससे प्रेफर नहीं करती है ब्रेस्ट फीड कराना, और वो एक रीजन बन रहा है ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के लिए। एकदम सही बात है आपकी, बराबर है।
तो ब्रेस्ट फीडिंग के ये सब फायदे भी है, सिर्फ बच्चे के लिए न्यूट्रिशन की बात नहीं है इसमें। हाँ। इसमें क्या है कि इमोशनल कनेक्ट भी है, प्लस मदर के अपने फायदे भी है। एक है कि उनका कैलोरीज बर्न होंगे, दूसरा है कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर बहुत ही कम हो जाता है। जितना ब्रेस्ट फीड करोगे उतने चांसेस कम हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा एक फैक्टर है जो कैंसर सेल्स को किल करता है, ओके। जो बच्चे को भी मिलता है, जो माँ के लिए भी अच्छा है। ऐसी मदर्स को ऑस्टियोपोरोसिस भी कम होता है, उनके बोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस उनके जो लैक्टेशन अमेनोरिया हम कहते हैं उसे, कि प्रेगनेंसी से भी कुछ टाइम तक वो हमें हेल्प प्रिवेंट करता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो, अगर ब्रेस्ट फीड करते हैं तो पहले 6 महीने तक नहीं होता है। तो ये सारे फायदे मदर को भी है कि उनका ब्लीडिंग कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम है तो एनीमिया कम हो जाता है, तो चांसेस ऑफ हीमोग्लोबिन उनका अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, इमोशनली भी बहुत मदर्स अच्छी रहती है जब बेबी के साथ होती है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन तभी भी आता है जब फीडिंग स्टॉप कर रहे हैं, कि तब लगता है कि मेरे और बेबी का बॉन्ड कम हो रहा है। मैं तो दूध पिलाना चाहती हूँ, लॉजिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो फीलिंग आता है अंदर से कि वो ही मुझे पूरा करता है, कि बेबी से मेरा कनेक्शन तब होता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं, अभी तो बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स पसंद आने लगे, मैं तो वर्क कर रही हूँ, तो वो भी आता है कि मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है मेरे बच्चे से क्योंकि मैं फीड नहीं कर रही हूँ। तो ये सारे बहुत से चैलेंजेस है मदर के, ये सब फेज में अलग अलग फेजेस में अलग अलग फीलिंग्स आती है। ये फीलिंग की बात हो तो बहुत सारे वर्किंग मदर को ये भी लगता है कि मेरी जो केयर टेकर है, केयर गिवर जो है मेरे बच्चे की, उसको माँ वाली फीलिंग देता है, वो मेरे और एक्सटेंडेड फैमिली को देता है, लेकिन मुझे वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है। उस पे भी माँ लोग बहुत ही वो हो जाती हैं कि कैसे मैं लूं, और एक वर्क में भी जाना है, एक बच्चे से बॉन्ड भी बनाना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ही ये तो मुझे माँ बोलेगा ही नहीं, ये मुझे माँ ऐसा होता है, रिस्पेक्ट नहीं दे मुझे रहा। खुद को ये सब पता होते हुए भी, मतलब सिर्फ नॉलेज है, लेकिन जब वो अपने आप पे वो जब होता है ना तो वो फील होता है। लेकिन ऐसे थॉट्स को हमने कैसे फिर फाइट करना है पॉजिटिविटी से, ये हमें सीखना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ। ये कनेक्शन, ये सच जो है, ये कोई भी जुटा नहीं सकता है। जब भी बेबी को मेरा बेबी ग्रो होगा, उसे पता है ये मेरी माँ है, ये फर्स्ट कनेक्शन है, और दुनिया बाद में आई है। बेबी और मदर का कनेक्शन जो है 9 मंथ्स पुराना है, तो वो 9 मंथ्स से आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो फिजिकल कनेक्ट है, जो आपकी जीन्स है बेबी के साथ, वो कोई नहीं छीन सकता। और वो जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे, जैसे बच्चा ग्रो होगा, वो कनेक्शन आ ही जाता है। बाकी लोगों ने केयर करना, हमें अच्छा लगना चाहिए कि हमारे एब्सेंस में बेबी को ट्रबल नहीं हो रहा है, इनफैक्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो रहा है, तो वो अच्छा ही उसमें देखनी चाहिए हमें। और आने के बाद वापस जैसे वीकेंड है, जब हमें टाइम मिलता है, वह टाइम बेबी के साथ एक्टिविटीज में स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। आप एक लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हैं, तो ये मदर को किस किस सिचुएशन में आपसे कंसल्ट करना चाहिए, क्या क्या वो फेस करें कि वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको आकर मिलना ही मिलना है, किसी से भी कहीं भी एक डॉक्टर से मिलना है, एक्सपर्ट से मिलना है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही होती है? यस, सबसे पहला तो प्रॉब्लम्स आने से पहले ही प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब प्रेग्नेंट है मदर, तभी एक सेशन होना चाहिए विद लैक्टेशन कंसल्टेंट, कि जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक शॉक लगता है पेरेंट्स को जब हम कहते हैं कि एवरी 2 आवर्ली बेबी को फीड करना है, तो उन्हें क्या लगता है कि दिन में करना है, रात में तो बेबी सोएगा। तो हम कहते हैं नहीं, दिन रात करना है यहाँ पे, तो कहते हैं ऐसे कैसे, तो दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो प्रेगनेंसी में सेशन होना चाहिए कि फीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना टाइम तक करना है, मदर के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन पहले ही होना चाहिए कि अगर सपोजिंग फ्लैट निपल्स है तो उन्हें आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसे सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। जैसे कि आप प्रिपेयर्ड हो, फिर कि आपको शायद निपल शील्ड लगे, ऐसा हो सकता है, तो एक मेंटल मेकअप पहले से ही हो जाता है। तो बीइंग प्रिपेयर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विद दिस इन्फॉर्मेशन कि आपका एक बर्थिंग प्लान होता है, तो वो बर्थिंग प्लान कुछ अगर डिसाइडेड है तो ब्रेस्ट फीडिंग गोल्स क्या है ये पहले ही समझ ले। तो ये पता चले तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आपके गायनेक के साथ आप पहले ही बात कर लो, जो नर्सेज है वहां के पहले ही बात कर लो कि मुझे डिलीवरी टेबल पे ही इनिशिएट करना है ब्रेस्ट फीड, ताकि कोई व्यक्ति है जो बेबी को उठा के आपको लैच करे। तो ये प्रिपरेशन अगर है तो यही अर्ली इनिशिएशन होता है, इसे कहते हैं गोल्डन आवर फीडिंग, कि पहले 1 घंटे में इनिशिएशन जितना अच्छा होगा, जितना शुरुआत जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। बाद में ट्रबल्स क्या क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि सोर निपल्स है, बेबी लैच ही नहीं कर रहा है, बेबी फीड कर रहा है अच्छा लेकिन उसका यूरिन नहीं आ रहा है, या फिर उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो ये अलार्मिंग साइंस है।
अगर बेबी का वेट गेन नहीं है तो मिलना है। ब्रेस्ट में कोई पेन हो रहा है, कोई रेडनेस आ गया, मदर को फीवर आ रहा है, तो मिलना है। अगर मल्टीपल बेबीज है, ट्विंस है, तो उन्हें सपोर्ट काफी लगता है, तो फॉलोअप्स करना इम्पोर्टेंट है। वर्क ज्वाइन बैक करना है तो पहले से ही प्लान करके मिले, ताकि बाद में ट्रबल अचानक से नहीं हो, तो मिलना है। तो ये सब जब भी कोई इशू आता है फीडिंग में, तब जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। जितना देर करेंगे उतना फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर जल्दी हम कम बैक नहीं कर पाते हैं। मदर को कोई सैड फीलिंग्स आ रही है, कंटिन्यूस रोना आ रहा है, बच्चे को कभी कभी हार्म करने का मन करता है कि मैं इसको उठा के पटक दूं, ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही है, तो डॉक्टर से मिलना है। तो जो कोई भी ट्रबल हो ब्रेस्ट में या फिर फर्स्ट फ्यू वीक्स में, फीडिंग में, मेंटली, फिजिकली, तो मिलना चाहिए डॉक्टर को। मैं एक मेंटल हेल्थ का सेशन ले रही थी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाला। तो उसमें एक थे, उन्होंने ये बोला था कि मुझे हमेशा ऐसा फील होता है, मैं बेबी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा रहता है कि मेरे पास वो आए ना। मुझे बहुत उसको कभी कभी ऐसा थॉट भी आता है कि मैं उसको मार दूं। और ऐसा था कि वो बेबी को खुद ही अकेली ही संभाल रही थी, फैमिली थे, वर्किंग थे, लेकिन वो भी एक वर्किंग थी। जब घर में स्टक हुई उसके बाद ये थॉट आने लगा उनको कि मैं बेबी को संभालने के लिए होल डे अकेले घर में रहती हूँ, उसका रोना, उसका सुसु पोटी साफ करना। बेबी अब प्लान करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सब रेनबो सा दिखता है, फिल्मी लगता है, सब कुछ फिल्मी दिखता है, लेकिन जब बेबी सामने होता है तब कहानी शुरू होती है। और उसमें वो मदर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और उनका बहुत मतलब ऐसा था कि मैं बेबी को छोड़ भी नहीं सकती, वो रखती थी, लेकिन वो ऐसा भी रहता था कि मैं एट ए टाइम उसको मार भी दूं। वो फीलिंग पे आप कैसे काम करते हैं? हाँ, तो बहुत ही डिफिकल्ट फीलिंग्स ये होती है। जनरली इसके साथ बाकी भी सिम्टम्स आते हैं। कोई भी मदर जल्दी से ऐसा बता देनी कि मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ। कुछ शेम होता है, गिल्ट होता है कि मैं ऐसे कैसे बताऊं कि मुझे बच्चे के लिए ऐसे फीलिंग्स आती है नेगेटिव। जनरली बातों बातों में हम हमेशा पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। पेरेंट्स मतलब उनके जो पार्टनर्स है या उनके पेरेंट्स है, तो उनसे बात करते हैं कि इनका खाना पीना कैसे है। तो डिप्रेशन में एक साइन ये होता है कि भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। हालांकि लैक्टेशन में हमेशा क्या होगा, बिकॉज बीएमआर फास्ट है तो बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है। तो ये साइन पे फिर हम इंक्वायर और करते हैं कि आपका मूड कैसे रहता है। फिर धीरे धीरे वो खुलने लगती है कि मुझे बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ये तो बहुत रोती है, कंटिन्यूस रोती है। देन वी स्टार्ट टॉकिंग, तो पता चलता है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं इनके, कि इनको ये फीलिंग आ रहा है। और ऐसे टाइम में साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उनका हेल्प तुरंत लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे काम किया जा सकता है और बहुत ही सक्सेसफुली मदर इसमें से बाहर आती है। लेकिन इट इज अ टीम वर्क। अकेले मदर को बस दवाई देंगे वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो उनको सपोर्ट मिलना इंपॉर्टेंट है। अकेले वो बहुत सी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि मैं अकेली सब कुछ कितना करूं। फिजिकली भी एग्जॉस्टिंग है, नींद नहीं हो रही है, खाना पीना बनाने के लिए अगर कोई हेल्प नहीं है तो वो भी करना है, बेबी का केयर भी करना है। तो इस सब चीजों में क्या है कि हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक्सेप्टेंस कि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे हेल्प जो भी ऑफर मिलता है ले, नहीं मिलता है मांगे। तो उसमें कोई कमी नहीं है, माँ की कोई कमी नहीं है। हेल्प मांगना इज नॉर्मल, ले सकते हैं। तो किसी को हायर कर ले हेल्प देने के लिए, या फैमिली मेंबर्स से हेल्प ले ले, अपनी कजिन्स है, सिबलिंग्स है, फ्रेंड्स है, उसमें ब्रेकआउट टाइम ले ले। फिर अपने खाने के लिए ख्याल रखे, अपना मूड अच्छा करने के लिए कुछ चीजें करो। बेबी को किसी और के पास दे कुछ घंटों के लिए केयर करने के लिए, आप कूल डाउन हो जाओ और वापस बेबी के पास आ जाओ, हैंडल कर लो। ये सब इम्पोर्टेंट है उसमें। और प्लस साइड बाय साइड काउंसलिंग एंड थेरेपी और ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। बेबी का सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेबी के साथ साथ फिर आप भी डिप्रेशन में जा रहे हो, साथ में दोनों बेबी को हार्म करने की जो आप केयर कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, लेकिन उसी टाइम में आपका ये जो थॉट आ जाता है, आप किसी से डिस्कस करके सही डायरेक्शन ले लोगे तो फिर उस चीज से आप निकल सकते हैं। करेक्ट। आराम से बेबी और आपके उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन हाँ उस चीज को तो टैकल करने की कोशिश कर सकते हैं। करेक्ट दौरान। करेक्ट। ब्रेस्ट फीड के दौरान सबसे बड़ा इशू आता है कि ब्रा का, आप ब्रा का साइज चेंज होते रहता है, और अगर आप एक ही ब्रा यूज कर रहे हैं तो आपका ब्रेस्ट एरिया में बहुत पेन हो सकता है। तो इन सब पे हम कैसे काम करें? क्या इसके लिए मेडिकेशन होता है या क्या होता है? तो सबसे पहला ये है कि ब्रा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट हैवी है तो क्या होता है कि जैसे फीडिंग
का जो फेज है उसमें दूध जब भरता है ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट पे थोड़ा स्वेलिंग रहता है, प्लस थोड़ा दूध भरने से भी साइज बड़ा हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है साइज। हाँ। जो पहले का वेट था और बाद में का वेट जो है ब्रेस्ट का ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। पहले 200 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है, फिर 400-500 ग्राम बढ़ जाता है। तो उसमें वो हैवीनेस, अगर आप वॉक करते हो तो भरा हुआ ब्रेस्ट अगर है तो वो हैवीनेस फील होता है, उसमें से बैकएक भी होना शुरू होता है। तो अगर ब्रा पहनेंगे तो सपोर्ट मिलता है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है तो ब्रा पहननी चाहिए, लेकिन उसके लिए साइज बराबर नाप के उस हिसाब से ही पहनना चाहिए। मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं तो जनरली प्रेगनेंसी साइज से 1-2 साइज बड़ा ब्रा हम रिकमेंड करते हैं। वो भी फीडिंग ब्रा ही होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं। जो भी ब्रा मदर के लिए कंफर्टेबल है, कॉटन मटेरियल का है, जो चुभे ना, ऐसा ब्रा इज रिकमेंडेड, वो पहनने से सपोर्ट मिलेगा उन्हें। और इस दौरान कोई क्रीम हो जो अपर स्किन को बहुत ड्राइनेस कर देता है? करेक्ट। तो ब्रेस्ट को तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो हाँ। यूजुअली, तो ड्राइनेस कम होगा। निपल्स में कोई इशू आ रहा है, बहुत ड्राइनेस लग रहा है, तो आप निपल बटर क्रीम्स लगा सकते हो। अनेक से ब्रांड है जिसमें निपल बटर क्रीम्स आपको मिलेंगे, तो वो वहाँ उस एरिया में लगा सकते हैं फीडिंग के बाद, तो हेल्प होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है कि सही तरीका क्या है, पोस्चर क्या है ब्रेस्ट फीड कराने का? सही पोस्चर वो है जिसमें मदर कंफर्टेबल फील करती है, हाँ। बेबी कंफर्टेबल फील करता है, तो चाहे वो बैठ के हो या लेट के हो। टेक्निकली स्पीकिंग, बेबी को जब अपने पास में ले रहे हो तो बेबी तो आड़ा है, बेबी एक साइड में टर्न किया हुआ है, बेबी तो आड़ा है अगर बैठे हैं तो, लेटे हैं तो भी बेबी आड़ा है, अगर आप फुटबॉल में लोगे तो भी बेबी आड़ा है, तो बेबी का पोजीशन तो सेम ही है। तो लेट के फीड नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा कोई मिथ नहीं है। जिसमें बेबी कंफर्टेबल है, बेबी ब्रीथ अच्छा कर रहा है, एयरवे सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रेडल पोजीशन है, जैसे सेम हैंड सेम ब्रेस्ट में बेबी को पकड़ लिया, उल्टे हाथ से पकड़ लिया कि क्रॉस क्रेडल है, साइड से पकड़ लिया कि फुटबॉल है, एक साइड में लेट के पिला लिया कि साइड लाइंग है, थोड़ा सा पीछे होके ऊपर से बेबी को पकड़ लिया कि लेड बैक है, कोई पोजीशन चलेगा जिसमें आप कंफर्टेबल है, आपको पेन नहीं हो और बेबी कंफर्टेबल है, बेबी ब्रीथ अच्छा कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेट के पिलाने में बस इतना ही केयर करना है कि आप अलर्ट हो। बहुत सी बार मदर को भी नींद आ जाती है, हाँ। फिर ऐसा हो सकता है कि बेबी का नोज ब्लॉक हो रहा है, हाँ। तो वैसा नहीं हो। अगर आपको नींद आ रही है, आप बैठ के पिलाएं, आप अलर्ट हो तो आप लेट के पिलाएं, या फिर आपके पास कोई थर्ड ऑब्जर्वर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूअसली हर 2 घंटे में बैठेंगे तो फिर बैकएक हो जाती है, तो वैसा नहीं हो। बैक सपोर्ट इम्पोर्टेंट है कि टेक के बैठे, कुछ पिलोज ले, फीडिंग पिलोज भी होते हैं ऐसे सी शेप वाले, उससे काफी कंफर्ट मिलता है। बिकॉज आप रेगुलर पिलो लोगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, कभी कभी पेट भी थोड़ा सा बाहर ही रहता है तो स्लिप हो जाता है, प्लस हाथों को सपोर्ट नहीं मिलता है। जो सी शेप का पिलो आएगा ना, तो वो हाथ एकदम कंफर्टेबली आपको मिलेंगे। पीछे भी एक पिलो लेके बैठे, और हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है इसमें बहुत पानी होता है ब्रेस्ट में, तो डिहाइड्रेशन होता है, प्लस आपका बीएमआर बढ़ रहा है तो बहुत पसीना आ रहा है, तो पसीने से भी पानी जा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क से भी पानी जा रहा है, तो डिहाइड्रेशन अगर ज्यादा हो गया मदर को तो हेडेक तो होता है, प्लस यूरिन में इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, तो वो नहीं हो। इसलिए हर फीड से पहले आप पानी लेके बैठो, आपके पास पानी पीते रहो। भूख बहुत लगती है तो आसपास ही कुछ ऐसा हैंडी रखो कि आप खा पाओ, क्योंकि कभी कभी उठने के लिए भी उतनी एनर्जी नहीं होती कि हम खुद के लिए कुछ करें। बच्चे के लिए आप सब करते हैं, लेकिन अपनी केयर के लिए करने में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जी बिल्कुल, वैसा नहीं हो। अगर मदर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। बच्चे रात को इतना रोते क्यों है? तो बेबी का जैसा डेवलपमेंटल फेजेस है अलग अलग उम्र में, तो अलग अलग चीजें उसमें कारणीभूत हो सकती है। तो कभी ऐसा होता है कि बेबी स्लीप रिग्रेशन में है, जैसे 4 मंथ्स में जनरली ऐसा होता है, 6 मंथ्स में ऐसा होता है, तो उस रिग्रेशन में बहुत क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ स्पॉट होता है, तो स्पेसिफिक एज में बहुत हाईली डिमांडिंग और कंटिन्यूअसली चिपक के बैठते हैं, तो रोना आता है, ज्यादा होता है। इनिशियल फर्स्ट फ्यू वीक्स में तो ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं है, तो दिन क्या है रात क्या है उन्हें नहीं पता, तो इसलिए वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं बहुत सी बार, तो इसलिए ऐसा होता है। और एक बहुत सा कॉमन रीजन ये होता है कोलिक, जनरली 5-6 वीक्स के आसपास शुरू होता है पेट में दर्द बच्चे के लिए, मरोड़ आता है, तो उसमें काफी तकलीफ होता है बच्चे को भी और सब घर वालों को भी, कि क्या किया जाए कि ये कोलिक कम हो जाए। तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि फीड करते रहो एज पर डिमांड, बेबी को टमी टाइम दो, कि फ्लैट सरफेस पे उसे उल्टा लिटाओ, बस हेड को साइड में करो कि नाक नहीं दबे। लेकिन बेबी उस पोजीशन में क्या होता है कि पेट में दबता है तो गैस निकल जाता है, थोड़ा डेवलपमेंटली भी बेबी अच्छा हो जाता है, नेक होल्डिंग सीखता है, तो टमी टाइम बहुत हेल्प करता है। कोई हिंग के रोलॉन्स वगैरह भी होता है जो पेट के ऊपर लगा सकते हैं,
तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जैसे गुटी, ग्राइप वाटर, हनी, पानी, ऐसा कुछ बेबी को नहीं देना है 6 महीने तक। साइक्लिंग एक्सरसाइज जो होता है कि बेबी के थाइज आप टमी पे ऐसे पुश कर लो, वो करा सकते हैं, उससे भी वो क्रैंकीनेस थोड़ा कम हो जाता है। बेबी को लेके घूमो तो उनको अच्छा लगता है। जिन बेबीज को सिट अप्स की प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें आप फ्लैट करो तो ज्यादा बढ़ता है, लेकिन उन्हें आप अपराइट पकड़ो तो उन्हें अच्छा लगता है। तो आप शोल्डर पे लेके उन्हें घुमाओ। कभी कभी बस एक चक्कर बाहर लगा लिया। बहुत सी मतलब ऐसे फोन कॉल आते हैं, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मैं क्या करूँ। हाँ, सब कुछ कर लिया, कोलिक का मेडिसिन दे दिया, बेबी शांत नहीं हो रहा है, तो कहते हैं हम फिर लेकर आओ, देखते हैं क्या है। और बस बच्चे को बाहर लेके गए और हॉस्पिटल में आने तक बच्चा एकदम मस्त हो गया, हंस रहा है ऐसे ही, क्योंकि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट कि बाहर की हवा लग गई, गाड़ी में घूम लिए, कार में, अच्छा लगने लगा बच्चे को। तो वो एनवायरनमेंट चेंज करना भी कभी कभी हेल्प करता है। एक किस्सू मैंने अभी हाल में ही जाना है कि बहुत महाराष्ट्र का है ये, कि जब बच्चा पैदा होता है तो विद इन 12 डेज में उनके नेवल के साइड में किसी चीज से बर्न किया जाता है। ये पहले के टाइम में होता था, अभी नहीं हो रहा है, ये भी मैंने स्टडी में पाया है। हाँ जी। तो वो जो अभी बहुत गांव में हो भी रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन वो जो बर्न करने का कॉन्सेप्ट ये था है उन लोग का कि बड़े होके उनको टमी में पेन नहीं होगा, जो 2 साल 3 साल 4 साल के हो जाएंगे तो पेन नहीं होगा, लेकिन उस समय जो बच्चे को पेन हो रहा है कितना दुखद है। हाँ, मतलब मैं जब ये चीज जानी थी और नॉर्मली मुझे बताया जा रहा था कि हमारे यहाँ 12 डेज के अंदर ये कर दिया जाता है, नाभि के आसपास में बर्न किया जाता है। मैं इतना हॉरिफाई हो गई कि ये क्यों, मतलब बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं। एक दिन तो एक ऐसा बेबी था हॉस्पिटल में कि मैं फर्स्ट डे मिली, फीलिंग अच्छा चल रहा है, मैं सेकंड डे गई तो बेबी थोड़ा सा वॉमिट किया था, कपड़े पे वॉमिट था। मैंने बोला कि ये तो रेडिश लग रहा है, ये लाल क्यों लग रहा है। हाँ, मन में क्या आता है हॉस्पिटल में, वो लाल है यानी तो ब्लड है, तो ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। उनको इंक्वायर कर रहे हैं, बता नहीं रही क्या हुआ। तो हमने बोला बेबी को तो फिर शिफ्ट करना पड़ेगा एनआईसीयू में, ब्लड क्यों आ रहा है इसमें। तो फिर बताती है कि नहीं, हमें उसे शीरा खिला दिया बिकॉज माता जी का प्रसाद था, और उसमें फिर कुछ कुमकुम वगैरह भी था, और इसलिए वो रेड लग रहा है, बेबी ने वॉमिट कर दिया। वो बच्चा समझ आ रहा है बेचारा, उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सब देना नहीं है बच्चे को। इतनी सारी परंपराएं ऐसी हैं कि जिनका कोई लॉजिक अभी सोचते नहीं है पेरेंट्स की क्या करना। सब बताते हैं, जो बड़े बड़े बता रहे हैं आप सुनिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन ट्राई टू रीजन आउट कि ये क्यों होता होगा। जैसे कि सपोजिंग अगर गुटी की बात हम करते हैं तो आप समझिए कि गुटी में पहले क्या करते थे कि जो खारिक होता है, ड्राई डेट, वो बादाम, वो घिस के देते थे। तो उसमें क्या है, आयरन है, कैल्शियम है। तो अभी अगर रिक्वायर्ड है तो हमारे पास हाइजेनिकली पैक्ड मेडिसिन है आयरन कैल्शियम के, जो हम मेजर दे सकते हैं, जिनमें कोई उंगलियां डालने की अभी जरूरत नहीं है। तो हम समझाते हैं बड़े बुढ़ों को, क्योंकि अदरवाइज आप सिर्फ माँ से बात करोगे, वो बेचारी घर में बात करेगी तो उन्हें कहते हैं डॉक्टर को क्या समझ में आता है, तुम्हें क्या समझ में आता है, हमारे तो बच्चे हमने कितने बड़े किए हैं। हाँ, तो उससे अच्छा यह है कि हम सबसे बात करें। तो उन्हें समझाएं कि आपका जो तरीका था तब उस जमाने का वो सही था। जब हम ये कहते हैं तो उन्हें से लगता है कि हाँ, जो हमारी मान्यताएं हैं उन्हें ये हाँ कह रही हैं, लेकिन अभी के जमाने में वो सही नहीं है। जैसे पहले वो एकदम स्मोक करते थे, मराठी में उसे वाउडुंगा शेपा कहते हैं, तो कुछ सीड्स जला के एकदम पूरा ऐसे स्मोक करते थे। तो हम समझाते हैं कि उस जमाने में वो सही था, बिकॉज आपकी जो जमीन थी वो गाय के गोबर से बनाते थे, तो वो एयर स्टरलाइज करना आपको इम्पोर्टेंट था, वो लॉजिकल था, वो साइंटिफिक था। लेकिन अभी हमारे पास फर्श है जिसे हम इतने अच्छे डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर रहे हैं, तो अभी वो जरूरत नहीं है, तो वो समझ जाते हैं। तो ये मिथ बस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा उन्हें समझाए, तब वो एक्सेप्ट करे, और फिर वो सपोर्ट मदर को भी मिले। मैं लिटरली बता रही हूँ, ये जब मुझे पता चला था ना, मतलब मेरे आंख से आंसू निकल गए थे। मैंने बोला कि उस समय जो तुमने नहीं करना था पेन, और ये जो 12 दिन का बच्चा है उसको जो पेन हो रहा है, रात दिन रो रहा है, तो तुम्हें तो पता भी नहीं। और उसने लिटरली दिखाया अपना टमी कि मेरे को हुआ है, मेरा बड़े बेटा जो 10 साल का है उसका भी है। बाप रे, मैं मतलब शॉक थी इस चीज को लेके। मैं अभी भी वो चीज फ्लैशबैक हुआ, तो मैंने कहा कि मैं अभी बात करती हूँ, शायद इस प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों को पता चला वो नहीं करना है। एकदम सही मुद्दा है, मतलब तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे चीजों पे है ना कि पता नहीं, एक हनी का वो भी ले लेते हैं
एक और मिथ है कि आप बच्चे को जैसे पैदा हुए हैं आप हनी दीजिए, हाँ जी। आपकी बच्चे की सुरीली आवाज होगी। मुझे नहीं पता चलता ये कॉन्सेप्ट का कहाँ से आया है कि अगर आप हनी देते हो बेबी को शुरू शुरू में फर्स्ट इवन देते हैं, करेक्ट। सुरीली आवाज कैसे होगी? हाँ, ये एकदम मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हनी तो 1 साल तक नहीं देना है, हाँ, बिकॉज हनी में ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्लोस्ट्रिडियम कहते हैं उसे, जो बैक्टीरिया की अगर इन्फेक्शन हो गई तो बेबी में कैपेसिटी नहीं है उसे फाइट कर सके, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है बच्चे को अगर वो बीमारी हो गई तो 1 साल की उम्र तक वो डेवलप हम इतने नहीं हुए होते हैं कि उसको हम फाइट कर सके। तो ये हनी तो देना ही नहीं है 1 साल की उम्र तक, बिल्कुल भी नहीं। उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है उस बीमारी का अगर हो गई तो। बिल्कुल। बहुत सी ऐसे एकदम मजेदार किस्से सामने आते हैं बहुत सी बार, हाँ, फैमिली से, और अलग अलग उनकी धारणाएं होती हैं। अभी हमने बात किया कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है और सप्लाई कैसे इंक्रीज करना है। एक और बहुत बड़ा स्ट्रगल चलता है मदर्स का कि ब्रेस्ट फीड छुड़ाना कैसे है। हाँ, मतलब कि वो स्ट्रगल इतनी लंबी हो जाती है कि अब हो गया है भाई 1.5 ईयर तक भी हो गया, लोग तो ऐसे 1 ईयर के बाद छोड़ा देते हैं। तभी शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन आप बताइए कि मुझे कब तक देना है और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हमें छुड़ाया जा सकता है? करेक्ट। तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे मैंने कहा कि ये नेचुरल है। हम्म, हम ह्यूमंस जो है, मैमल्स जो है, ये हमारे बेबीज आर क्लिंगर्स। हम्म। मतलब जैसे आप अगर चिंपैंजी को देखिए, वो अपना बच्चा अपने साथ उठा के ही चलती है हमेशा। हाँ, जितना पास रखेंगे उतना अच्छा ही है, हम्म, जितना ब्रेस्ट फीड करेंगे उतना उसके लिए अच्छा ही है। हम्म, इनिशियली हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका साइकोलॉजिकल नीड भी है। सपोजिंग बच्चा अभी टॉडलर एज में है, अभी प्री स्कूल में जा रहा है, तो उसे कोई ट्रबल हो गई, उसके पास वर्ड्स नहीं है वो एक्सप्रेस करने के लिए कि मुझे ये हुआ है, बाहर स्कूल में ये प्रॉब्लम हुई है। उसके लिए क्या है, सबसे इजी आसान तरीका क्या है, आके बस ब्रेस्ट फीड कर लेना और उसकी सब परेशानियां दूर हो जाती है। ओके। तो साइकोलॉजिकल कहते हैं कि स्पेस जो है एकदम सेक्रेड है, बॉन्ड जो है मदर बेबी का वो एकदम सिक्योर है कि बेबी को वहां पे सेफ फील होता है। WHO रिकमेंडेशन जो है 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माने नो गुटी ग्राइप वाटर, खानी पानी कुछ नहीं। 6 महीने के बाद खाना शुरू करे, लेकिन खाने के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सटेंड करना है आपको कम से कम 2 साल तक। ओके। तो ये WHO गाइडलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कम से कम 2 साल ये कम से कम है। एज मैमल्स हम लोग फीड कर सकते हैं 3 to 5 years भी। तो ये डिसीजन जो है म्यूचुअल होना चाहिए बेबी और मदर के सोच के हिसाब से, ना कि बाकी सब घर वालों के हिसाब से कि 1 साल हो गया बंद कर दो, 1-1.5 साल हो गया बहुत हो गया, बच्चा तो फिर खाना ही नहीं खाएगा। ऐसा नहीं है, खाने को इम्पोर्टेंस है ही है। खाने के साथ साथ ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना है, चाहे वो दिन में 1 बार हो या 2 बार हो, जितना करेंगे उतना अच्छा। जब आप डिसाइड करो कि नहीं अभी मुझे वीन ऑफ करना है, मुझे फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरी और कुछ ऑब्लिगेशंस है, मुझे मैं पॉसिबल नहीं होगा मुझे ये सब करना, तब आप धीरे धीरे वीन ऑफ करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला कौन सा फीड कम करना है जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल कि 4 o'clock का फीड वो सिर्फ 2 मिनट करता है, सबसे पहला वो स्टॉप करो और बेबी से बात करते रहो, उसे समझाओ कि अब से हम ये फीड नहीं करने वाले हैं। बच्चे समझते हैं, बस आप प्यार से समझाओ और उस वक्त उनको कुछ और डाइवर्जन दे दो, उनको कोई और रिप्लेसमेंट दे दो, जैसे कि कोई गेम है, पार्क में वॉक है, कोई टॉय है, उस वक्त कुछ और मील है जो उनको इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ दे दो। तो जैसे पहले 1 फीड बंद कर दिया, अगले हफ्ते में 2 फीड बंद कर दिया, ऐसे स्लोली ग्रेजुअली वीन ऑफ करेंगे तो बच्चा भी प्रिपेयर्ड होता है साइकोलॉजिकली कि ये सब नॉर्मल प्रोसेस है और मैंने कम कम करना है। सडनली करेंगे कभी कभी तो क्या होता है कि बहुत रोना धोना होता है। हाँ, तो उसमें अलग अलग तरीके माएँ आजमाती हैं कि कभी नींबू का रस लगा दिया, नीम के पत्ते लगा दिए, कोई वहाँ पे अभी एक बैंडेड वाला मेथड है कि बैंडेड वहाँ पे लगा दिया, बच्चे को बोल दिया कि मुझे यहाँ पे जख्म हो गया है। तो ऐसे भी करते हैं कुछ मदर्स, बट उसमें क्या होता है बेबी बहुत क्रैंकी हो जाता है क्योंकि उसके लिए सबसे सेफ और अच्छी प्लेस वो थी। हाँ, फिर रात में सोते नहीं है, कभी एकदम डर के उठ जाते हैं, बहुत रोते हैं, खाना कम कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान में लेना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जिससे सप्लाई कम हो जाता है, कुछ ऐसी क्रीम्स भी होती है मेडिकेटेड जो वहाँ पे लगाई जा सकती है कि बच्चे को वो टेस्ट पसंद नहीं आए और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करे। लेकिन सबसे अच्छा है कि स्लोली ग्रेजुअली वीन ऑफ करे, बात करते हुए।
एक कॉन्सेप्ट है ब्रेस्ट मिल्क बैंक का, तो ये कैसे काम करता है और इसके बारे में थोड़ा बता सकते यस, तो ह्यूमन मिल्क बैंकिंग सेक्टर जो है अभी काफी बढ़ रहा है। हाँ। जैसे कि पुणे में हमारे पास 8-9 अभी बैंक्स है। हैं? तो ये बैंक्स जनरली नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं। बहुत सी बार सोशल सेक्टर से किसी से डोनेशन में आता है और कुछ हॉस्पिटल का सपोर्ट उसमें होता है। तो ये ह्यूमन मिल्क बैंक में जो मदर्स को एक्स्ट्रा मिल्क है वो अपना मिल्क वहाँ पे डोनेट करती है, उन्हें कोई उसका मुबदला नहीं मिलता है। तो ऐसी मदर्स अगर घर पे हैं तो ये अपना मिल्क स्टोर कर सकती है फ्रीजर्स में, मिल्क बैग्स में, और कुछ मिल्क बैंक घर पे आके भी कलेक्शन करते हैं उसका, या फिर कुछ जब भी फॉलोअप पे जाते हैं तो वहाँ पे मिल्क बैंक में डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन कौन कर सकता है? पहली बात तो ये है कि जो अपने बच्चे को फीड करने के बाद जो मिल्क है एक्स्ट्रा वही दे सकते हैं। तो अपना बच्चा पहले प्रायोरिटी है, डोनेशन सेकंड है। दूसरा कि उन्हें कोई और बीमारी नहीं हो, उनका एक प्रॉपर स्क्रीनिंग फॉर्म होता है। हाँ। क्या वो स्मोक करती हैं, क्या वो शराब पीती हैं, क्या उन्हें HIV का उनके रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें कि हेपेटाइटिस B नहीं है, हेपेटाइटिस A नहीं है, हेपेटाइटिस C नहीं है, या फिर VDRL नेगेटिव है, HIV नहीं है, ये सारी बीमारियां नहीं हो, उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हो रिसेंटली। तो ये सब स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में अगर वो बैठती है और इन्हें एक्सेस मिल्क है तो वो डोनेशन में लिया जाता है। फिर ये डोनर मिल्क जो है ये स्टोर किया जाता है फ्रीजर्स में -20 डिग्रीज में। ओके। ये फ्रीजिंग जो है उनका 1 to 3 मंथ्स एकदम सेफ है। रॉ मिल्क हम इसे कहते हैं। तो जब भी इसे पैस्चराइज करना है, रिक्वायरमेंट है, तो इसे थॉ किया जाता है। तो जो फ्रोजन मिल्क है इसे फ्रिज में रखेंगे तो वो धीरे धीरे थॉ होता है। तो थॉइंग मशीन्स भी अलग से होती है जिनमें वो वार्म अप हो जाता है। थॉ करने के बाद वो लिक्विफाई हो गया, फिर ये मिल्क है ना पूल किया जाता है। तो पूलिंग मतलब 3 to 5 मदर्स का मिल्क एक साथ किया जाता है ताकि मिल्क की क्वांटिटी इंप्रूव हो, क्वालिटी इंप्रूव हो। हाँ। कभी कभी किसी मिल्क में कम ज्यादा प्रोटीन या फैट होते हैं, तो अगर आप ज्यादा मिक्स करोगे ऐसे 3 to 5 मदर्स का एक साथ, तो आपको फिर बेस्ट क्वालिटी मिल्क मिलेगा। इसमें भी प्रीटर्म मिल्क अलग है और फुल टर्म मदर्स का मिल्क अलग है। ओके। बिकॉज प्रीटर्म बेबी का रिक्वायरमेंट अलग होगा, हाँ, उस हिसाब से वो मिल्क आता है। तो वो आप क्लब करना है। क्लब करने के बाद फिर उसका एक प्रायर टेस्ट कराते हैं, कल्चर करते हैं कि सैंपल भेज देते हैं कि उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं है ना। पूल करने के बाद फिर उसे पैस्चराइजर में रखते हैं। पैस्चराइजर में बैच नंबर्स वगैरह लेबलिंग होता है, पैस्चराइज किया जाता है। जनरली फोल्डर मेथड करके होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर सडनली फॉल कराते हैं। तो 62.5 डिग्रीज में बढ़ाते हैं और फिर पूल करते हैं उसे। तो वो उसमें क्या होता है कि सारे बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके। फिर पूल करने के बाद वापस इसे पैक करना होता है। तो ये वापस लेबल करके बैच नंबर के हिसाब से इन्हें पैक किया जाता है बॉटल्स में, और फिर से एक सैंपल भेजा जाता है लैब में कल्चर के लिए। ओके। तो प्री पैस्चराइजेशन और पोस्ट पैस्चराइजेशन, और फिर उसे अलग से रखा जाता है अगेन -20 डिग्रीज में फ्रीजर में। तो इस मिल्क में किसी मदर का कोई नेम वगैरह नहीं है। जो रॉ मिल्क है, किसका मिल्क आया है, कब आया है, उसमें डेट है। हाँ। लेकिन जो बनाया गया मिल्क है, जैसे ब्लड डोनेशन का होता है उसी प्रकार से उसमें कोई लेबल नहीं है, बस बैच नंबर का लेबल होता है और डेट कब बनाया है। तो जब कल्चर का रिपोर्ट आएगा वो 48 आवर्स के बाद आता है। अगर कोई ग्रोथ नहीं है, कल्चर नेगेटिव है, तो ये मिल्क फिर सेफ है टू देने के लिए किसी को। तो -20 डिग्रीज में उसे सेव कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट आता है तो ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ NICU डॉक्टर ही उसे दिया जाता है। ओके। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है, बिकॉज ये मिल्क हमेशा कम होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स का एक फोकस होता है, अपने अपना एक अलग उसमें क्राइटेरिया होता है। कुछ बैंक्स का कहना होता है कि बिकॉज इतना कम है तो जो बेबीज को बहुत प्रायोरिटी है उन्हीं को दिया जाए। तो जो बेबीज NICU में है, जिनका वजन 1.5 किलो से कम है, जिनके मदर्स को मिल्क नहीं आ पा रहा है, या फिर मदर्स भी बीमार है, मदर ICU में है, बेबी NICU में है, जिनके मदर्स नहीं है, इतने छोटे बच्चों को फॉर्मूला भी दे नहीं पाते, वो पचा नहीं पाते हैं, उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनकी सर्वाइवल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे 500-600 ग्राम के हैं वो क्या ही कुछ और पिए, तो ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है और प्रिस्क्रिप्शन लिया जाता है कि उनका डिमांड क्या है, उनका बर्थ वेट क्या है, उनका एज क्या है, उस हिसाब से उसका डिस्पेंसिंग हो जाता है। और फिर डिस्पेंस करके तो बाहर के काफी NICUs में ऐसी बैंक्स मिल्क डिस्पेंस करती है। पुणे में आपने बताया 8 है। हाँ जी। तो जैसे KM हॉस्पिटल में मिल्क बैंक है, जो सह्याद्री हॉस्पिटल नगर रोड में और एक ब्रांच है मिल्क बैंक है, कसुन हॉस्पिटल में है, कमांड हॉस्पिटल में है,
DY पाटिल हॉस्पिटल है, वहाँ पे है। भारती हॉस्पिटल है, वहाँ पर है। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में है। सूर्य हॉस्पिटल में है। काफी बैंक्स पुणे में हैं जो रोटरी क्लब्स मोस्टली चलाते हैं, तो उनके सपोर्ट से, ये सहयोग से ये चलती है। नो प्रॉफिट नो लॉस में डिस्पेंसिंग में कुछ अमाउंट लिया जाता है, वो बस टेस्टिंग का होता है, थोड़ा सा उसमें लगता है। तो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स और मिल्क बैंक के कुछ स्टाफ होते हैं जो ये बैंक्स चलाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द उनके इंचार्जेस जो है, उनके गाइडेंस में ये चलती है। तो ये कहीं अवेयरनेस भी नहीं है जिसके कारण और ज्यादा मिल्क का वहाँ पे आना कम हो? करेक्ट। अगर अवेयरनेस हो तो लोग और आए और दे कि जो बच्चे मतलब 1 मंथ के हैं उनको भी प्रोवाइड किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। कि तो आपने ये मुद्दा यहाँ पे लाया, इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू कि ये बात यहाँ पे छिड़ी गई, तो लोगों को पता चले कि कितना इम्पोर्टेंट है, और मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी लाइफ इस पे डिपेंड कर रही है। हाँ, तो अपने बच्चे को फीड करने के बाद अगर मदर्स थोड़ा भी समय पॉइंट मतलब कलेक्ट करती रहे तो उनके लिए तो ये लाइक इट इज लाइक अ मिरेकल, हाँ। कि उनकी लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो सब लोग ऐसा कुछ सोचे कि वो डोनेट कर पाए। होम कलेक्शन भी उसमें हो जाता है, तो फिर सुबह आपको पंप करके स्टोर ही करना है। हाँ। ऐसा आप सोचे कि बर्थडे में कोई हम मंथली बर्थडे का केक कट करते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप आपके बच्चे के नाम से वो डोनेशन कर दो मिल्क का। ये बहुत अच्छी नेक्टर ऑफ लाइफ है वो, कि किसी की लाइफ उसमें बन रही है, आपको इतनी दुआएं मिलेगी कि जो बेबीज उसमें जीते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके लिए तो उनका लाइफ आपने संवार दिया कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज आपका मिल्क उसमें यूज हो रहा है। सबसे मतलब एक माँ के लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत सारी मदर का बहुत ज्यादा सिक्रेशन भी होता है, बेबी छोटू सा है, वो पी ही नहीं पाते, बहुत कम अमाउंट लगता है उनको, और उससे ज्यादा उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सिचुएशन में मदर ये काम कर सकती है, जबकि ये भी सुविधा है इसके साथ कि घर पे आके आपसे ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं मिल्क, तो आपको कहीं जाना भी नहीं है, बस पंपिंग आप तो ऐसे भी निकाल ही रहे हो, निकाल के स्टोर करो और कॉल करके सेंड कर दो, तो बात बन जाएगी। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड और मदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि स्ट्रेस में नहीं जाना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सपर्ट से मिलना है। तो बहुत सारे माँ को बहुत सारे क्यूरियोसिटी भी होगी, तो आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं कहूंगी कि जो माँ है वो जननी है ना, यू आर द क्रिएटर। तो आप समझिए कि आप क्रिएट कर रही हैं, तो आप जब बेबी को जन्म दे सकती हैं तो आप ब्रेस्ट फीड कर ही सकती हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप ये कर पाएंगी। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो सपोर्ट लीजिए, जल्द से जल्द हेल्प लीजिए, एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, और उस प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कीजिए और ब्रेस्ट फीड करते रहे। ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ का। तो कीप ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट इज द बेस्ट। कोई भी इन्फेक्शन है, मतलब जैसे मेस्टाइटिस हो रहा है, ब्रेस्ट एब्सेस भी हो रहा है, तो भी देयर इज नो रेस्ट टू ब्रेस्ट, ऐसा एक रूल है लैक्टेशन में कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको करते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। तो आप हमारे दर्शकों को बता भी दीजिए किस किस प्लेटफॉर्म पे आप मिल सकते हैं, कहाँ क्लिनिक है आपका, और हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे क्लिनिक का नाम वाइटल चक्र क्लिनिक है, ये सालुंकी विहार रोड में है। आप वहाँ पे भी प्रायर अपॉइंटमेंट आ सकते हैं। मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 9405032191। तो क्लिनिक में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में अटैच्ड भी हूँ, वहाँ पे भी मिल सकते हैं, जैसे कि इनामदार हॉस्पिटल है फातिमा नगर में, वहाँ पे भी हम मिल सकते हैं। हमारा ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप है मिल्की बॉन्ड्स नाम का, और एक सुपर मॉम्स नाम का पेरेंट पावर, तो वहाँ पे भी आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप जैसे फेलो मॉम्स से आप मिल सकती हैं, बातें कर सकती हैं। फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है मिल्की बॉन्ड्स नाम से, रानी बालगुड़े नाम से, वहाँ पे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने देखा और जाना कि किस तरीके से डॉक्टर रानी ने हमें समझाया कि ब्रेस्ट मिल्क आपको बॉन्ड कर सकता है बच्चे के साथ, और बच्चा आपके साथ इमोशनली बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है, और बहुत सारे चीजों को हमें क्लियर किए हैं, मिथ को क्लियर किया है, अवेयरनेस हमें बताई कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक है जिसके द्वारा हम बच्चों को कैसे मिल्क प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे चीजों पे हमने डिस्कस किया है, इसके लिए थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि आप मदर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला होगा। डिटेल जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर ले सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। और किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को एक एक्सपर्ट ही हैंडल करे तो ज्यादा अच्छा होगा।
आप आपके पास एक्सपर्ट हैं तो आप उनसे कंसल्ट करें और एक्सपर्ट की जानकारी लें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और एक अच्छी लाइफ हैंडल करें। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद।